अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजरिया बारिफ और इस ब्लू मास्क के अंदर मौजूद है मेरे को होस्ट शुएब। माशाल्लाह मोहम्मद शुएब मौजूद है जनाब, प्यारा लग रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। वैसे मुझे ये बताइए कि आज आपने ये शो की स्टार्टिंग में मास्क मतलब उतार नहीं देना था हमने? अच्छा, तो उसकी दो वजूहात है। एक वजह ये कि लोगों को ये याद कराना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से फैल रहा है तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा करना है। और दूसरी बात ये थी कि एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के मुताबिक जो सर्जिकल मास्क है ना, that too in the blue color, that makes you look more attractive। मतलब जो हमारे पास बहुत सारे मास्क होते हैं जिसमें ब्लैक कलर भी है, व्हाइट कलर भी है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें ब्लू मास्क को हम ज्यादा अहमियत दें। एग्जैक्टली, ब्लू मास्क को इसलिए अहमियत दे चुके एक रिसर्च हुई है और ये बरतानवी रिसर्चर्स में कहा गया है कि दिस मास्क मेक्स यू लुक मोर अट्रैक्टिव। अच्छा, इसमें हम ये एक जुमला जरूर बोलते हैं, ये वही मास्क है। मुझे याद है कोई 6-8 साल पहले जब एक एलर्जी हुई तो ये मास्क इस्तेमाल करना पड़ा, लोग थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं, ये थोड़ा फासला भी बढ़ा हाँ, मास्क यूं पहना हुआ है। अब ऐसा हो गया, जो ये मास्क पहनते हैं लोग उसके आराम से थोड़ा करीब आ जाते हैं, मास्क ना पहने दूर दूर रहते हैं, मास्क पहन लो करीब करीब आ जाते हैं। एक मास्क पहले दूर कर रहा था अब करीब कर रहा है, तो ये मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि जाहिर है हमने जिस रिसर्च की बात की है उसका हवाला भी दे देते हैं कि उस रिसर्च में क्या है। चूंकि जो मास्क नहीं पहनते शायद वो अच्छे नहीं लगते, तो जनाब आप गलती पर हैं, फौरी तौर पर मास्क पहने, अट्रैक्टिव नजर आए। ये बरतानी तहकीक है और उसमें कहा गया कि कोरोना से बचाव के जो हिफाजती मास्क हैं उससे लोग ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। कार्डिफ यूनिवर्सिटी की तहकीक है और इसके मुहक्किकीन ने कहा है कि वो रिसर्च में राय देने वालों की अक्सरियत का कहना है कि चेहरे पर मास्क से मर्द और खवातीन दोनों पुरकशिश दिखाई देते हैं। और लोगों का यह भी मानना है कि फेस मास्क के मुसलसल इस्तेमाल ने लोगों के सोचने के अंदाज को भी तब्दील किया है। अब फेस मास्क पहनने का यह मतलब नहीं कि वो किसी बीमारी में मुब्तला होने की वजह से मास्क पहन रखा है, बल्कि मतलब है वो एहतियात कर रहे हैं। और जब बात हम एहतियात की कर रहे हैं तो ये तो हमने बात कोविड की, एक और एहतियात हमने करनी है। अगर घूमने फिरने का प्लान आपने बनाया, दैट टू मरी की तरफ का, तो बिल्कुल अगर आपने घूमने फिरने का प्लान किया है और अगर आप मरी जाने का इरादा रख रहे हैं तो उसके बारे में भी जरा आपको अपडेट कर देते हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक मोटरवे जो पुलिस है उनके हुकाम का ये कि वो लोग जो कि इस वक्त मरी या दूसरे इलाकों की तरफ सफर कर रहे हैं और बरास्ता मोटरवे जा रहे हैं, पहली तो कोशिश वो ये रखें कि अपनी और दूसरे की जो गाड़ी है उसके दरमियान काफी फासला रखें ताकि खुदा न खासा धुंध के बायस किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके और किसी जानी नुकसान का खमियाजा ना भुगतना पड़े। दूसरी जो एक अहम हिदायत की गई है वो ये कहा जा रहा है कि अगर आपको धुंध के बायस या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है तो आपने एक नंबर पर कॉल करनी है। वो नंबर है 130 पर आपने कॉल करनी है और अपनी शिकायत मोटरवे पुलिस को दर्ज करवानी है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अगर तो सफर गैर जरूरी है तो कोशिश करें कि घर में ही रहें, घर में रुकें, घर में क़याम करें। लेकिन अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो फिर आप जाएं और फासला रखें एक से दूसरी गाड़ी के दरमियान। और दूसरा आपने ये करना है कि अगर आपको परेशानी का सामना है तो आपने 130 पर कॉल करनी है। एग्जैक्टली 130 पर कॉल करके आप जान पाएंगे रास्तों से मुताल्लिक। और ये हम अक्सर ये जिक्र भी करते हैं इसका, जब मोटरवेज बंद होती हैं धुंध की वजह से तो आपने अपना जो ट्रैवल है उसको प्लान करना होता है। ज़रा आपने कहा कि अगर गैर ज़रूरी सफ़र है तो कोशिश करें ना जाए। मैं कोशिश ना करें, आप वाकई ना जाएं, आप घर बैठे रहें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और जो सफ़र करें उनके लिए भी। चूँकि ज़रा ट्रैफिक कम होगी तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, बिकॉज ज़रा मोटरवेज बंद करने होने का मतलब है फिर लोग GT रोड की तरफ से सफ़र करते हैं, बट ज़रा धुंध तो होती है और हर जगह पर होती है, इसलिए एहतियात करनी है। गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेस कीजिए प्लीज़, मैं बार बार ये बात कहूँगा। और सुबह निकलते वक्त या फॉर दैट मैटर जब भी आप एक ट्रैवल को प्लान करें, आप ज़रूर चेक कर लें कि उन आवर्स में रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं, बिकॉज वी डू हैव द इंस्टीट्यूशंस, नंबर्स मौजूद होते हैं, सिर्फ कांटेक्ट करना है, दे डू रिस्पॉन्ड। आप उनसे ज़रूर चेक करने के बाद ये प्लान कीजिए। बढ़ते हैं आगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बात करते हैं। वफाकी काबीना का इजलास, उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें मुल्क के तमाम बड़े शहरों के जो मास्टर प्लान्स हैं उनकी जल्द तकमील और अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। और इस इजलास में, नहीं वफाकी काबीना का इजलास, इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुई वो उस पर हुई जिस पर आज हमने प्रोग्राम का आगाज किया कि प्लीज मास्क पहनिए आप, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव ये इसको हमें रोकना है। एग्जैक्टली। तो जनाब इस इजलास में ओमिक्रॉन के फैलाव, वैक्सीनेशन के अमल का जायजा भी लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ब्रीफिंग में यह भी बता दिया गया कि जो मौजूदा केसेस हैं उनकी तादाद बढ़कर 5000 योमिया
हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो 2.5 गुना, और आईसी जो ICU में जो लोग जा रहे आईसीयू में हैं, जो रेट बताया जा रहा है उनकी उसमें 30% इजाफा देखने में आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी हुसैन साहब ने जब मीडिया ब्रीफ दी तो उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए एसओपीज मास्क के इस्तेमाल के हवाले से वैक्सीनेशन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया है। ताहम काबीना ने इस अज़्म का भी अयादा किया है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम उठाने से गुरेज करेगी जिससे कारोबारी और मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचे। एग्जैक्टली और एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में जो मस्बत केसेस की शरह है वो 9.45% रिकॉर्ड की गई है। और ये तो हमने बात कर ली कोविड-19 की। ज़रा और मामलात का जिक्र जो कि इसमें डिस्कस हुआ, दैट वाज यूरिया की फराहमी का जायजा भी इस काबीना के इजलास में लिया गया। और काबीना ने सिफारिश ये की कि मफादात का टकराव रखने वाले अरकान पार्लियामेंट को कायमा कमेटी में शामिल ना किया जाए। तो कुछ पॉइंटर्स थे उस इजलास के जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। अब चूंकि आज हम कोविड की बात ज़्यादा कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें जो कोविड-19 से इस तरीके से जुड़ी हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी है। कल भी हमने देखा कि एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था, एक लिस्ट भी स्कूल्स के सामने आ गई थी कि इन स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। तो कोविड-19 के फैलाव के पेश नज़र प्राइमरी स्कूलों की बंदिश की जो खबर आपने अगर देखी है तो वो जाली है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों की तरदीद की है, ट्वीट किया है कि स्कूलों की बंदिश से मुताल्लिक जाली खबरें फैलाई जा रही हैं और खबर फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट के खिलाफ एफआईए साइबर क्राइम को कार्रवाई के लिए मामला भिजवा दिया है। तो अगर इस किस्म की कोई भी खबर आपकी नजर से गुजरी है तो यकीन जानिए वो खबर झूठी है। अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, क्योंकि स्कूल्स में उनकी पहले भी बहुत ज्यादा तालीम का जो अमल है वो मुतासिर हुआ है और इस बार भी कोशिश की जा रही है मज़मूम अनासिर की तरफ से कि इसको सबताश किया जा सके। तो लिहाजा आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस किस्म की फेक न्यूज़ हैं या जाली खबरें हैं उनसे बचा जा सके। लेकिन बहरहाल ये जो मामला है वो साइबर क्राइम की तरफ से रिपोर्ट किया जा चुका है एंड लेट्स सी कि इस पर इन शरपसंद अनासर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और खबर है वो भी शेयर करते हैं और वो है सेहत से ही जुड़ी है। सदर मुमलिक के डॉक्टर आरिफ अलवी ने टीबी की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा है कि 2030 तक मुल्क से टीबी के खात्मे का जो हदफ है वो पूरा करना नागुज़ीर है। मुल्क में बीमारियों के बारे में आगाही बढ़ रही है, विच इज़ वेरी गुड। मरज़ की बरवक्त तशख़ीस, इससे होता है इलाज मुमकिन और बहुत सी जिंदगियां, कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। मीडिया आगाही मुहिम में हुकूमती कोशिशों का भरपूर साथ दे, उनकी तरफ से कहा गया। इंसदाद टीबी से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि वो आलमी इदारों ने इंसदाद टीबी के लिए जो ताउन किया वो खुशाइंद है। सेहत इंसाफ कार्ड गरीबों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमने आपके साथ आज टीबी से मुताल्लिक शेयर की हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे डिस्कस करना है और एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान की मईशत 2022 में हम किस लेवल पर जाता देखेंगे। पहले हम टेक ऑफ पोजीशन कहते थे, अब हम क्या देख रहे हैं एट द सेम टाइम कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है, क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरा है? इस पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक टीजर देके गए थे आपको शुएब कि हमने आपसे डिस्कशन करनी है पाकिस्तान की बढ़ती हुई और बेहतरी की जानिब मईशत के हवाले से, जिस पर अब मोहर सब की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी के रास्ते पर गामजन है, और जो आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल और इसके अलावा जो इसके इम्कानात के हवाले से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार हैं सालाना रिपोर्ट को लेकर, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा ये बताती है कि 2021 में जो पाकिस्तान की मईशत है वो 4.5% की शरह से बेहतर हुई है, जबकि 2022 में जीडीपी में इजाफा 3.9% रहने की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ मईशत में जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स हैं, हमारे बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात, मतलब जो कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और माली मुआवनत हो, उसमें भी काफी वजह देखी जा रही है। एग्जैक्टली जी, अच्छी खबर तो है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि हम किस वक्त ये बात कर रहे हैं। हम कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के वक्त ये बात कर रहे हैं और उसके फैलाव से इकोनॉमी कितनी मुतासर हो सकती है, उस पर आज हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें, उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। और ये जो इन्फ्लेशन है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। इस पर हम देखते आए हैं ज़रिए आपके, जब भी पाकिस्तान की बात हुई है, इमरान खान साहब या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट का कोई भी हमें अगर MNA या फॉर दैट मैटर कोई वज़ीर ये बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो खित्ता है उसके दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में खासी बेहतरी फिर भी है। तो ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन क्या 2022 के आगाज़ में जब हम एक तरफ अच्छी खबर शेयर करें, दूसरी तरफ जो हालात हैं उनका कोई इंपैक्ट तो नहीं आएगा? इस पर बात करेंगे। सप्लाई चेन एक्सपर्ट, इकोनॉमी एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, ये अच्छी खबर अपनी जगह, लेकिन प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा, एक्सटर्नल चैलेंजेस बहरहाल मौजूद हैं, जिस हमने अभी जिक्र भी किया कि तेल की कीमतें, जो बढ़ती कीमतें हैं, इसके अलावा कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई है, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मुतासर हुई है। क्या इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पर? थैंक यू वेरी मच बुलाने का। देखिए, बुनियादी तौर पे जी साहब, चलें आप आज थोड़ा सा ये टेक्निकल एक इशू है, आप उसको रिजॉल्व कर लीजिए मोबाइल का कैमरा, ताकि आप ठीक तरीके से फ्लिप कर सकें। उसके बाद एक बार फिर से हम इसी सवाल की तरफ आपकी तरफ आएंगे कि जो इस वक्त सिचुएशन है एक्सटर्नली पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहाँ पर पाकिस्तान की स्टैंडिंग है। जी शुजात मुबारक साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी शुजात मुबारक साहब, सवाल आपसे किया था कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? देखिए, एक बात तो हमें समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया में दूसरी जिस तरह से इकोनॉमीज है उसी तरह से हम बहुत सारे बैरूनी थ्रेट से दो चार हैं। स्पेशली ऑयल की प्राइसेस की अगर हम बात करें, या कोविड की वजह से जो हमारे सप्लाई चेन में हिकअप्स आ रहे हैं उनकी बात करें, तो ये वो दो बड़े थ्रेट्स हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान इकोनॉमी को बल्कि पूरी दुनिया की डिफरेंट मईशतों को ये दो अवामिल थ्रेट कर रहे हैं। तो इन दोनों अवामिल को अगर सामने रखते हुए हमें ये देखना है कि हमारी बेसिस हो सकते हैं, और मौजूदा अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बेसिस की बात करें और ये देखा जाए कि किस हद तक हम कोशिश कर रहे हैं उसको निपटने की, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में कोविड के हवाले से तो पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बल्कि दुनिया की इकोनॉमी बेहतर ट्रैक पे आ जाएगी, ये कबल अज़ वक्त है। वजह ये है कि कोविड की थ्रेट हमारे पास मौजूद है, लॉजिस्टिकल क्राइसिस भी हम फेस कर रहे हैं। सही। अच्छा शुजात मुबारक साहब, ये भी बताइएगा कि जो इन हाउस हमारी मेजर डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग किस तरह से मामलात को, माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस वक्त जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म किया। एग्जैक्टली। तो क्या ये इन हाउस मेजर क्रॉप्स के साथ अगर हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और मुख्तलिफ मुतबादल की तरफ जाते हैं अपने एग्रीकल्चर की फॉर्म में, तो उस तरह से हम किस हद तक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया कि इस वक्त पाकिस्तान की दो बड़ी स्ट्रेंथ है। एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की यूथ। अगर हम इन दोनों सेक्टर को फोकस कर लेते हैं, जो कि किसी हद तक इसको फोकस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर को हम फोकस कर लेते हैं, स्पेशली हम ये एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बेहतर जो जदीद टेक्नोलॉजी उसकी तरफ, तो हम अपनी मईशत को ना सिर्फ बेहतर देखते हैं बल्कि
बल्कि पाकिस्तान की मईशत इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से भी काफी बेहतर प्रोस्पेक्ट इसके नजर आ सकते हैं। तो एक एस्पेक्ट पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर का और दूसरा पाकिस्तान की यूथ का। अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं जिसमें कामयाब जवान और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक इफेक्टिव यूथ पॉलिसी डेवलप कर ली जाए और गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में के हवाले से प्लान डेवलप करके कि हमें कहाँ पे अपनी यूथ को लेके जाना है, तो हम एक कंसिडरेबल लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ के जो ट्रेजेक्टरी है उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमें शुएब, मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि ये बात कि पाकिस्तान बहुत सारे बैरूनी जो थ्रेट्स हैं जो ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के, दूसरी दुनिया की इकोनॉमीज को भी हैं। उस वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कारकर्दगी समझ लीजिए, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वो मुतासर हो सकती है। तो इसलिए हमें इस बारे में केयरफुल भी रहना चाहिए और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर और यूथ पे फोकस हमें ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमें जो कोविड के नेगेटिव असरात है उससे निजात दिलाने में बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक जुमला डॉक्टर साहब, क्या महंगाई में कमी होती दिखाई दे रही है? देखिए, एक बात हमें ये समझना होगी कि जब मैं इंटरनेशनल बैरूनी अवामिल की बात कर रहा हूँ तो बैरूनी अवामिल का मतलब ये है आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, बढ़ती हुई ऑयल की प्राइसेस, आपकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट। आपको पता है कि हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कैलिफोर्निया से लेके इंग्लैंड तक वहां पे शिप्स फंसे हुए हैं, आपको ऑन टाइम रॉ मटेरियल डिलीवर नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना सिर्फ हमारे यहाँ बढ़ रही, पूरी दुनिया में इंक्रीज हो रही है और इसके असरात हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी आ सकते हैं। सही, इसके असरात ज़ाहिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और ये बड़ा अच्छे 2 पॉइंट्स आप ये एग्रीकल्चर और यूथ के जो मामलात हैं उस पर किस तरह से फोकस गवर्नमेंट करना चाहिए। दैट्स हाउ गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली फोकसिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो चाहे कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ प्लान्स देखें, वो चाहे फिर हम एग्रीकल्चरल के जो मनसूबे हैं वो देखें कि इसमें गवर्नमेंट ने खासा काम किया और उसके नतीजे हमें नज़र भी आ रहे हैं। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि शायद ये वो तमाम मामलात हैं और सूरत हाल हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। जब आप अपने नौजवान को खुद से एम्पावर करेंगे तो वो बेहतर सलाहियतों के साथ एक नई प्लानिंग के साथ मुल्क को किसी और डायरेक्शन की तरफ लेकर चलेगा। और वैसे भी यूथ की तरफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वैसे ही बहुत ज्यादा फोकस रहा है। आगे बढ़ते हैं, खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं और एक खबर अच्छी है, वो ऐसे कि वेस्ट इंडीज में जारी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी जूनियर टीम ने अपनी मुहिम का फातिहाना अंदाज में आगाज किया है और पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 115 रन से शिकस्त दे दी है, जबकि मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 315 रन बनाए। एग्जैक्टली, और हसीबुल्लाह की बात करते हैं, उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की, 135 रन बनाए, उसके बाद आउट हुए। इरफान खान 75 रन की इनिंग्स खेली। हदफ का जो ताक़ुब है उसमें जिम्बाब्वे की टीम 42 ओवर्स में 200 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की तरफ से अवैस अली ने 56 रन बनाए, 6 खिलाड़ियों को आउट किया। ज़ीशान ज़मीर और अहमद खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। तो वेरी वेल डन, ज़बरदस्त थी इनकी परफॉर्मेंस। तो उसकी खबर हमने आपसे शेयर की है। अब ज़रा खेल के बाद कुछ और खबरें वो शेयर करते हैं। लेकर चलते हैं आपको चीन, जहां पर कोरोना केसेस के पेश नज़र जो विंटर ओलंपिक्स 2022 है उसके लिए आवाम को टिकटें फरोख्त ना करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कोविड को कंट्रोल करने के हवाले से हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा एक इसमें जुमला मैं ऐड करता हूं, जो यहाँ पे PSL होने वाले हैं उस पर भी अब ये जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए इसको, इस लिहाज से कि जिसकी वैक्सीनेशन हुई है एक तो वो, एट द सेम टाइम ये ज़रूर देखना हो कोई सिम्टम ना हो किसी को, और कम तादाद में, यानी हमने क्राउड नहीं इकट्ठा करना, हमने ये देखना है कि एक स्पेसिफिक उसकी एक फिगर हो कि उसी तादाद में हम शायकीन क्रिकेट को जाने दें वहाँ पर। चूँकि वैसे भी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फरवरी का जो मिड है उसमें कोविड-19 की ये लहर यानी 5th वेव ये पीक पर जा सकती है। तो ये तो बात PSL की, लेकिन चूंकि हम बात विंटर ओलंपिक्स की कर रहे हैं 2022, चाइना ने जो फैसला किया उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं कि ओलंपिक्स का आगाज इससे सिर्फ 3 हफ्ते कबल 223 नए कोविड केसेस सामने आए और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि तमाशाइयों को टिकटों की फरोख्त नहीं होगी। वहां 223 है, यहाँ 5000 से ऊपर केसेस हैं। एग्जैक्टली, और हमें यहाँ पर अभी फौरी तौर पर ये देखना होगा, सोचना होगा कि पाकिस्तान में जो होने वाले इवेंट्स हैं या फिर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 जैसे कि आपने भी जिक्र किया, बड़े मोहतात अंदाज में हमें फैसले करना होंगे। बीजिंग ओलंपिक इंतजामिया के मुताबिक मुतल्लिका अमले और तमाशाइयों की हिफाजत की खातिर आवाम को टिकट फरोख्त करने के मंसूबे को एडजस्ट करने का फैसला किया गया
گیا ہے اور اب جو تماشائی ہیں, جو شائقین ہیں, ان کے لیے مخصوص جگہ مختص کی جائے گی جہاں ان کے لیے گیمز دیکھنے کا انتظام کیا جائے گا. تو چائنا میں تو اس معاملے کو کسی اور طریقے سے لیا جا رہا ہے, کوئی اور جو اسٹریٹجی ہے وہ نہ صرف تشکیل دی جائے گی بلکہ گیمز دیکھنے کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی کچھ شاید سینٹرز ہو سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کچھ ویڈیو گیمز پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں, وہاں پہ آپ سب جا کے یہ میچز دیکھ سکتے ہیں. لیٹس سی کہ پاکستان میں کیا ابھی ہم لوگ اس صورتحال میں ہیں کہ ہم لوگ اس قسم کے اقدامات اٹھا سکیں. اور اس میں ایک جملہ پھر ایڈ کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی پلان کرے نا فیبرری میں بالخصوص, وہ شادی بیاہ بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی میجر ایونٹ بھی ہو سکتا ہے جس میں گیدرنگ ہوتی ہے. تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں فیبرری کا مڈ یہ ایک پیک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کووڈ 19 کی جو یہ ویو ہے جس میں اومیکرون ویرینٹ کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے. 5000 کیسز ابھی ہیں, جنوری کا مڈ ہے اور ہم فیبرری کے مڈ میں پیک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ سوچ لیجئے کہ کیسز کتنے ہوں گے اور پھر کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اس وقت. تو پلیز پلان یور ایکٹیویٹیز اکارڈنگلی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور اس میں یہ مت دیکھیں کہ اگر آپ کو موقع ملے اور اگر آپ کے گھر میں شادی کا فنکشن ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھی جائے, کوشش کریں کہ جہاں آپ نے 100 بندہ بلانا ہے وہاں پر آپ تعداد کو 50 سے 60 کی طرف لے کر چلے جائیں. مطلب یہ نہیں کہ کم سے کم جو آپ کی عزیز ہیں جن کے بغیر آپ کے گھر کی خوشیاں نامکمل ہیں ان کو انوائٹ کریں اور باقیوں کو حوصلہ فراہم کریں کہ کوئی بات نہیں, جانے تو جہاں. نہیں پھپھو کے بیٹے کی شادی ہو تو نہ جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر پھپھو کے بیٹے کی بھی شادی ہے تو آپ نے ان کو یہ سمجھانا کہ یہ تھوڑا سا یا تو ڈیلے کر لیتے ہیں یا تو کل میں ویسے اپنی وائف کو مشورہ دیتا ان ایکچوئل پھپھو کے بیٹے کی شادی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یوں کرتے ہیں. میری وائف نے کہا کہ جو اتنی تیاری کر لی, اتنے کپڑے بنائے, کیا کریں گے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ آپ یوں کریں کہ ایک ورچوئل ایونٹ رکھ لیں, ہم بھی تیار ہو کے یہاں بیٹھ جائیں گے اور سب کو کنیکٹ کریں آپ. تو میری وائف نے کہا اچھا پھر سلامی. میں نے کہا آپ ٹرانسفر کر دینا. اور کہتے کھانا میں نے کہا خود بنا لینا, یہیں پہ بوفے کا انتظام کریں گے. تو ڈونٹ وری, وین دیر از اے ول دیر از اے وے. تو یہ صرف احتیاط کے لیے ہے. بہرحال میں پھر بھی جاؤں گا, میں نے اسے کہا میں پھر بھی جاؤں گا, کہ کوئی بندہ تو جائے گا نا, میں تو جاؤں گا. مطلب ٹھیک ہے. اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کیا کہتے ہیں, ماسک پہنے, یہ کریں وہ ماسک پہن کر جاؤں گا, ویکسینیشن کارڈ ساتھ لے کر جاؤں گا. لیکن بالکل احتیاط کے ساتھ آپ جائیں, اپنی ویکسینیشن کروائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو خدا کے لیے نہیں لگتا نہیں ہے, اگر آپ نہیں ہیں تو نہیں ہے. وہی نہیں مطلب اگر آپ نہیں ہیں تو دوسروں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے. مطلب اگر کسی نے ویکسینیشن کروائی لی ہے لیکن اگر آپ نے نہیں کروائی بھی تو جا کے ان کی زندگیوں کو عذاب میں مت مبتلا کریں. ٹھیک ہے چلیں جی, تم نے بات کی دبئی ایکسپو لے کر چلیں ذرا ناظرین کو. بالکل لے کر چلتے ہیں. اور دبئی ایکسپو میں کے پی منتھ چل رہا ہے اور حکومت کی یعنی کے پی گورنمنٹ کی کامیابی کا سلسلہ جاری ہے. اور صوبائی حکومت نے ایکسپو میں 44 غیر ملکی کمپنیز کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دی ہیں اور اس سے صوبے میں اب مختلف شعبوں میں 8 ارب روپے کی سرمایہ کاری آئے گی انشاءاللہ. اور مفاہمتی یادداشتوں کی جو دستخط ہے اس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے کہا کہ کے پی کی گورنمنٹ صوبے میں عالمی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس کے لیے یو اے ای ماڈل کو اپنا رہی ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ صاحب کے مطابق ایکسپو میں نمائش کے لیے صرف وہی منصوبے رکھے گئے ہیں جن کی فیزیبلٹی رپورٹس کمپلیٹ تھی اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ منصوبے بالکل تیار تھے. تو مطلب یہ کہ جتنے بھی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں آن بورڈ ہیں. ایگزیکٹلی. چلیں پڑھتے ہیں آگے. معروف ادیب, کالم نگار اور ڈرامہ نگار منو بھائی آج 4تھی برسی ہے. علمی اور تخلیقی شخصیت کے مالک منو بھائی, انہوں نے سونا چاندی سمیت پاکستان ٹیلی ویژن کے کئی یادگار ڈرامے لکھے. ایک تو ان کو ہم یاد کریں آج ان کی 4تھی برسی, اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت جو آج ہی کے دن ہم سے بچھڑی ان کا ذکر بھی بالکل ہم ذکر کر رہے ہیں معروف گلوکارہ مہناز بیگم صاحبہ کو. ان کو بھی مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے ہیں. مہناز بیگم صاحبہ نے مختلف گیت گائے, غزلیں گائیں, اور اگر ہم ان کی کچھ غزلوں کا ذکر کریں تو اس میں ٹھمری ہے, داورہ ہے, خیال ہے, سلام ہے, نوحہ اور مرثیہ بھی خاصی مہارت رکھتی تھیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اب ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی یاد میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں. ایگزیکٹلی. چلیں یہ تو ہم اس وقت آپ کو تھوڑا سا بلکہ ان کو یاد بھی کرتے ہیں. چلیں جی, یہ ہم کچھ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اب بڑھتے ہیں کہ ایک اور خبر ہے ہمارے پاس, اور وہ جناب ہے ابو دھابی سے ایک دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, اس کا ذکر کر لیتے ہیں. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور انہوں نے 17
जनवरी को अबू धाबी में होने वाले अलमनाक दहशत गर्दी के वाक़ये की जो तफसीलात हैं उससे भी आगाह किया, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो दहशत गर्दी के वाक़ये में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं उनके इंतकाल पर दिली ताज़ियत की है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने हौसी मलेशिया की जानिब से शहरी इलाकों पर किए गए दहशत गर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की, और इस हमले के नतीजे में मुतासरीन के अहल खाना और जो ज़ख्मी हैं उनकी जल्द सेहतयाबी की लिए दुआ भी की है। हम सब भी दुआ गो हैं ज़ाहिर है जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए। ऐसे वाक़यात जिनका होना ज़ाहिर है हम कहते हैं हमेशा ये बात कि दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, और इसलिए ऐसा कोई वाक़या उसमें पूरी जो उम्मत होती है वो डेफिनेटली उसको दुख होता है, तकलीफ़ होती है। ये तो बात हमने की ज़ाहिर है अबू धाबी की। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे सर्दी का मौसम, इसमें ज़्यादा फालज के अटैक्स क्यों होते हैं, ऐसी ख़बरें ज़्यादा क्यों आती हैं, अपने प्यारे इस तकलीफ़ में क्यों मुब्तला हो जाते हैं, ज़िंदगी क्यों इतनी मुतासर होती है, और सर्दी का क्या लिंक होता है। एट द सेम टाइम छोटी मोटी सर की चोट, इसको नज़रअंदाज हम कर देते हैं। बच्चा गिरा, सर पर चोट लगी, उसने कहा दर्द है, नज़रअंदाज कर दिया। ये छोटी सी चोट जिसे नज़रअंदाज कर दिया, आने वाली ज़िंदगी पर क्या असर इसका होता है, इस पर करेंगे बात। ये डॉक्टर विद अस, लेकिन ब्रेक के बाद। क्या इतने बहुत मुफीद तज्जिए की मौजूदगी में एक नए तज्जिए की प्रोग्राम की ज़रूरत है? शायद बिल्कुल है। क्या नई हकीकतें पहले से मौजूद राय और यकीन को तब्दील कर सकती हैं? शायद मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। पीटीवी लाया आपके लिए ग्रीन बिलीफ मेरा ईमान पाकिस्तान के उन्वान से शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल, और पूरे पाकिस्तान से आप सबने अमेजिंग शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर भेजी। इनमें से कुछ मुंतखब और विनिंग शॉर्ट फिल्म्स अब आप देख सकेंगे हर पीर और जुमेरात यानी हर मंडे और थर्सडे को राइजिंग पाकिस्तान में। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हैं, और शुएब अभी भी तैयारी में बम फाड़ते हैं हमारे पे, कहते हैं ऑन एयर। ऐसे थोड़ी होता है।
एनीवेज आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। इससे पहले कि इस किस्म के बम फोड़ने के बाद खुदा न खास्ता हम किसी जहरी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो कोशिश करते हैं कि उसका इलाज ढूंढते हैं, सॉर्ट आउट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा बेटर वे है, कौन सा ऐसा बुनियादी और अच्छा रास्ता है कि जहां पर हम जाकर खुद को भी बचा सकते हैं। तो जनाब ब्रेन ट्यूमर के हवाले से आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा अभी जैसे कि शुएब ने पहले भी जिक्र किया था कि चाहे जिसमें किसी न किसी हिस्से पर फालिज का अटैक हो जाना हो या सर में लगने वाली चोट हो, अगर हम इनको मामलात को नजरअंदाज कर देंगे तो खुदा न खास्ता आगे चलकर ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं बहुत खतरनाक बीमारियों का रूप धार सकती हैं। साथ ही साथ जो ये कहा जाता है ना कि ब्रेन ट्यूमर, इसमें एक जो WHO की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि इस बीमारी के शिकार खवातीन की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है, जबकि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2035 तक इस मर्ज के मुब्तला मरीजों की तादाद 2.5 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है। एग्जैक्टली तो इस मरज से महफूज रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और जो ज़रिया आपने भी दोबारा से उसको कहा कि सर की चोट, सर्दियों में फालिज, इस पर आज हम बात करते हैं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर आलमगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर इससे पहले कि जो ज़रिया आपने स्टैट्स भी शेयर किए हैं, ब्रेन ट्यूमर के खवातीन ज़्यादा मुतासर हैं, 2035 तक जो है वो 2.5 करोड़ लोग इससे मुतासर होने का एक इम्कान है WHO के मुताबिक। मुझे ज़रा ये बताएं सर, सर्दियों का मौसम और फालिज का हमला ये कितना लिंक्ड है और क्यों लिंक्ड है, क्या रीज़न है? जी, फालिज के अटैक के लिए कोई मखसूस एज या कोई जेंडर नहीं है कि औरतों में ज़्यादा होगी या मर्दों में ज़्यादा होगी या ये सर्दियों में ज़्यादा होगी, गर्मियों में ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिस्क बढ़ जाता है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने कहा कि सर्दियों में रिस्क बढ़ जाती है, वो इसीलिए सर्दियों में बढ़ जाती है कि फालिज की जो मेन वजह है ज़्यादातर वो ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है कि या सर में खून का रग जो है वो फट जाता है या बंद हो जाता है। सही। तो सर्दियों में जैसे हमें पता चलता है, हम बाहर निकलते हैं, सर्दी होती है तो हमारी वेन्स जो सामने होती है वो भी हमें नज़र नहीं आती, कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो जैसे ही वेसल्स हमारी कंस्ट्रक्ट होती है, तंग होती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो ऊपर ब्रेन के जो वेसल्स है वो भी तंग होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मखसूस हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और फालिज का अटैक हो जाता है। सर्दियों में एक रीज़न ये है, इसलिए हम मरीज़ों को खासकर जिनकी एज ज़्यादा होती है और जो ब्लड प्रेशर के बीमार होते हैं, हम उनको कहते हैं कि एकदम गर्म जगह से बाहर जगह में ना निकले, टेम्परेचर ना हो। बिल्कुल ठीक। दूसरी वजह ये भी हो सकती है और वो है भी कि सर्दियों में अगर हम खून को देके, ब्लड को देके, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, उसकी फ्लो जो है गर्मियों की निस्बत थोड़ा सा कम हो जाते हैं। अब अगर एक जगह के लिए ब्लड सप्लाई के लिए जो वेसल्स जा रहे, वेन्स जा रहे या आर्टरी जा रही, वो भी तंग हो जाए और उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी गाढ़ा हो जाए, तो डबल इफेक्ट पड़ जाता है। तो इस वजह से सर्दियों में फालिज के अटैक ज़्यादा होते हैं बेनिस्बत गर्मियों में। ठीक हो गया। तो सर मौसम की बात आपने कर ली। अब सर मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा, ये तो हम बात ज़रा मौसम का एक इम्पैक्ट है, लेकिन अब बच्चों को जो हम देखते हैं अक्सर छोटी सी चोट लगी, यानी गिरे, खेलते हैं, शरारती होते हैं बच्चे, चोट लगी, उसके बाद हमने नज़रअंदाज कर दिया, कोई टेस्ट नहीं कराया, डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए कि नहीं थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, कभी बैक साइड पर या सर के किसी हिस्से पर भी। ऐसी चोटों को नज़रअंदाज करने से क्या आगे चलकर उनकी ज़िंदगी मुतासर होती है? ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं? बिल्कुल जी। अब हर सर का चोट जो है वो ख़तरनाक नहीं होता। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे चोट होते हैं जिनकी वजह से कुछ अलामात या कुछ निशानात बच्चों में या बड़ों में ज़ाहिर हो जाए तो उनका वर्कअप करना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत लाजमी है। जिस तरह अब अगर कोई भी चोट सर पे लगे और बच्चा बेहोश हो जाए या मुसलसल उल्टियाँ शुरू करे, सही, या वो बातें कर रहा है उसमें वो तोतलापन आ जाए या खुल के बात नहीं कर सकता या बिल्कुल बातें करना बंद कर दे या उसको मिर्गी के झटके पड़े या उनको ये पता नहीं चल रहा कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, जिसको डिसओरिएंटेड हम कहते हैं, अगर इस तरह की बातें मरीज़ में पैदा हो जाए तो उसको फ़ौरन अस्पताल लेके जाना चाहिए। अच्छा। अब जिस तरह आपने कहा कि इसके आगे फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो दिमाग का हर हिस्सा जो है उसका एक अपना काम है। हम सोचते हैं तो सोचने का एक अलग सेंटर है दिमाग में, हम जो काम कर रहे हैं, सबक याद कर रहे हैं, मेमोरी, उसका अपना सेंटर है। तो जो हिस्सा सर की चोट की वजह से मुतासर हुआ और वो अल्लाह न करे ख़राब हो गया, हमने टाइमली उसका इलाज नहीं किया, तो उसका वो वाला हिस्सा परमानेंटली गया। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम वापस रिवर्स कर दें और वापस ठीक कर दें, तो आगे जाके बिल्कुल
खतरनाक हो सकता है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, इसलिए इसमें ना आपने जब कहा ना कि आगे चलकर खतरनाक हो सकता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अमूमन कई लोग होते हैं ये घर में इर्द गिर्द के मोहल्ले वाले कह देते हैं कि हो सकता है इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है। कुछ लोग इस किस्म की भी बात नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये कुछ टाइम के लिए इसके हाथ पांव मुड़ गए थे लेकिन इंजेक्शन लगवाया तो ये बच्चा ठीक हो गया। हमारे यहाँ ये बताइएगा कि जो ब्रेन ट्यूमर है जिसको हम कहते हैं ना कि ये डिजीज निकल सकती है, सीटी स्कैन ले लें, एमआरआई ले लें, जो इस किस्म के टेस्ट हैं इंतहाई महंगे हैं, मतलब इनके गरीबों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। पाकिस्तान में इस किस्म के मरीजों का रेशियो क्या है और हम लोग की जो बतौर पाकिस्तानी हम लोगों की स्टैंडिंग कहाँ पर है इस वक्त? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये टेस्ट महंगे, बहुत महंगे, लेकिन जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे उसमें ये टेस्ट बहुत रीजनेबल प्राइसेस में हो रही है, तो वहाँ पे इनको जाना चाहिए। और जिस तरह आपने मिर्गी के झटकों की बात की कि इंजेक्शन लगाए और ठीक हो गए, तो मिर्गी की झटके चाहे बच्चों में हो या बड़े में हो, उनको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि ज़्यादातर जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट होते हैं उसकी इनिशियल प्रेजेंटेशन ही फिट्स होता है, मिर्गी का झटका ही उसका पहला सिम्टम होता है, बाकी अलामात और निशानात पहुँचने से पहले जो होते हैं वो हो जाता है। बाकी आपने रेशो की बात की तो एज सच पाकिस्तान में अभी इन प्रोसेस है, वी हैव नो प्रॉपर रिकॉर्ड, लेकिन बाहर की दुनिया में जो रिकॉर्ड वो मेंटेन कर रहे हैं तो तकरीबन 80% जो ब्रेन ट्यूमर है वो उन लोगों में ज़्यादा है जिसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है, बाकी 20 या 30% उन लोगों में पाए जाते हैं जिसकी उम्र 20 साल से कम है। अब एज सच फिगर पाकिस्तान में नहीं है कि मैं कहूँ कि सालाना हमें इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ तकरीबन 85,000 पर 10 लाख पॉपुलेशन जो है ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कोई मुहतात अंदाजा है क्या? एज सच नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई इस पर काम नहीं हुआ, नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन जो ये बात हम करते हैं WHO के मुताबिक ख़वातीन ज़्यादा मुतासर होती हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर के केसेस ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में भी होगा तो ऐसे ही? ओवरऑल जो इंसिडेंस है मेल और फीमेल में उसमें ख़वातीन वो का ज़्यादा तकरीबन अभी पता नहीं है, ये ज़्यादातर तो ऐसी है कि मेल जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है, मेल ज़्यादा अफेक्टेड है। कुछ ट्यूमर ऐसे जिसमें फीमेल ज़्यादा अच्छा, वो अफेक्टेड है। टाइप्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म है। अब मिसाल के तौर पे मेनिंजियोमा या प्रोलेक्टिनोमा, ये दो किस्म की ट्यूमर है जो ज़्यादातर फीमेल में पाई जाती है, उनका जो इंसिडेंस है वो फीमेल में औरतों में बहुत ज़्यादा है अगर मर्दों के साथ मुवाजना किया जाए। कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जो मर्दों में बहुत ज़्यादा है, अच्छा। उनकी जो रेशो है वो औरतों के निस्बत डबल होती है। अब कुछ ऐसे ट्यूमर है जो ज़्यादातर बच्चों में ही होते हैं, वो बड़ों में होते ही नहीं है। तो मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, लेकिन होते क्यों है इस पर थोड़ा सा अगर आप बात कर पाएं तो। बिल्कुल, ब्रेन ट्यूमर ऐसी चीज़ है जो आज तक पता ही नहीं चला कि ये होता किस चीज़ से, नहीं पता चला, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें वो नस्ल दर नस्ल चल के आ रहा होता है। तो अब अगर एक फैमिली मेंबर को है तो बाकी फैमिली मेंबर्स को एहतियात करना चाहिए, उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, जो हर किस्म के कैंसर में या रसौली में या ट्यूमर में उसका हिस्सा है वो रेडिएशन है। जो लोग एक्सरेज या रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं वहाँ पे काम कर रहे हो तो उनको ज्यादा रिस्क होती है, तो उनकी स्कैनिंग फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। बिल्कुल होनी कोई चाहिए। ऐसा सिम्टम जो कि सबसे पहले आपको लगता है कि रिपोर्ट हो जाए तो फौरन से स्कैन करवाना चाहिए, वो क्या है? हेडेक, ठीक, यानी किसी को भी सर का अगर दर्द बहुत, जैसे हम लोग कभी कभी ये भी कहते थे कि माइग्रेन बहुत ज्यादा हमें हो रहा है। सर दर्द, हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर की वजह से नहीं होता। कौन सा सर दर्द है जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल किया। जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से सर दर्द होता है वो अक्सर सुबह उठते ही सर दर्द शुरू हो जाता है, और मरीज़ एक बहुत इसके साथ एक बात को लिंक करता है कि जब मैं वोमिटिंग या उल्टी करता हूँ तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है कुछ टाइम के लिए। ये ज़्यादातर ट्यूमर वाला दर्द होता है। ठीक है। दूसरा, वो सर दर्द जो आम तौर पे हम रूटीन में सर दर्द के लिए दवाई इस्तेमाल करते उससे ठीक ना हो रहा हो, या वो सर दर्द जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा हो, तो इसकी स्क्रीनिंग लाजमी है। एक बार सीटी स्कैन एमआरआई करनी चाहिए। या वो सर दर्द जो 6 महीने से बढ़ जाए और दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, तो ये ऐसा सर दर्द है जो ज्यादातर चांसेस है कि ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से ही है। तो इस तरह के सर दर्द का जो है ना वर्कअप करना चाहिए। किसी भी हिस्से में सकता है, सर के किसी हिस्से में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है।
अच्छा। ऐसा कोई मखसूस एरिया नहीं है जिसमें हम कहें कि, इसलिए कि दर्द बेसिकली सर में प्रेशर की वजह से बढ़ता है। अब हमारी कोपड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है, अब अगर यहाँ पे कोई चोट लगे तो स्वेलिंग होगी, बाहर आएगी। तो कोपड़ी तो जिस्म में सबसे सख्त हड्डी है, वहाँ पे तो बढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी बाहर से चीज़ आएगी, बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर की वजह से सर दर्द होगा, और सर फिर दर्द के बाद से कमजोर मिर्गी के का- झटके होंगे, ये वाली चीज़ अच्छा है। डॉक्टर साहब, इसमें क्वेश्चन ये भी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनको मिग्रेन होता है, कुछ डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि ये आपके स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब अगर आपका मैदा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसकी वजह से भी आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखने को मिले। इज दैट ट्रू? ऐसा होता है कि इसकी कोई ना कोई कनेक्टिविटी आपकी खुराक की नाली और आपके मैदे के साथ भी मतलब यानी कि एज सच अगर दो चीज़ें हम करते हैं ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एनाटॉमिकल कोई कनेक्शन होती है या फिजियोलॉजिकल होती है। सही। तो अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म ऐसा बनाया हुआ है, अब हमारा ऊपर ब्रेन है, इस ब्रेन में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स या जो भी एंजाइम जो चीज़ है वो निकलते हैं, तो हमारे पूरे जिस्म के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन जो सर दर्द की आपने बात की कि स्टमक में थोड़ी सी हो जाए उसकी वजह से हो जाता है, तो सर दर्द एक ऐसी चीज़ है, अब अगर मुझे लगे कि यार अभी तो मैंने मॉर्निंग में प्रोग्राम में भी जाना है, इसके बाद से मैंने हॉस्पिटल जाना है, 40 मरीज चेक करना है, उसके बाद से मैंने एक ऑपरेशन भी करना है, कुछ और काम करना है, अगर इसको मैं अपने तौर पे लूँगा एज अ लोड तो मुझे सर दर्द शुरू हो जाएगा। यानी कोई किसी चीज को हावी कर लेना हावी उसकी वजह से करना भी होता है। headache, That is the इसीलिए- stress headache, right? बिल्कुल स्ट्रेस हेडेक है, तो ये चीज़ें ऐसी होती है। तो बाज़ औक़ात यही भी आपकी बात सही है, अगर स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस है, ब्लोटिंग और ये वाली सही। चीज़ें होती है तो उसकी वजह से बाज़ लोगों को हेडेक अच्छा, होता है। एक क्वेश्चन जो कि शायद फैमिली में ही से रिलेटेड है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मतलब एक बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते सर ऊपर करता है, सिचुएशन ऐसी लगती है कि जैसे शायद मिर्गी का दौरा पड़ा है और हाथ पांव मुड़ जाना। MRI भी हो गया, रिपोर्ट्स भी आ गई, लेकिन उसमें कहा गया कि बिल्कुल रिपोर्ट्स क्लियर हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। उस सिचुएशन में किस किस्म के टेस्ट की तरफ जाना चाहिए कि जो डॉक्टर मेडिकेशन कर रहा है, मतलब एक आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है स्टिल कि अगर ये मतलब वो सिचुएशन आपके पास 6 महीने 4 महीने बाद दोबारा आ जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। मिर्गी के झटके की जिस तरह आपने बात की, ये लाजमी नहीं है। मिर्गी के झटकों के लिए हम ये कहते हैं कि CT स्कैन MRI आपका ठीक आ गया तो आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है। या मिर्गी के झटके के लिए एक और टेस्ट होता है, उसको हम EEG कहते हैं। EEG। जिस तरह एक ECG होता है दिल के धड़कन को कंट्रोल, इस तरह ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करने के लिए EEG होता है। बाज़ औक़ात EEG भी नॉर्मल आ जाता है, फिर भी हम मरीज को कहते हैं कि आपको फिट्स है। इसीलिए कि फिट्स मिर्गी के झटके सिर्फ ये नहीं है कि हाथ पाँव पीछे मुड़ जाए, आंख के ऊपर की तरफ हो जाए, मुंह पे जाग आ जाए, पेशाब निकल जाए। फिट्स के बहुत ज़्यादा किस्म है, कुछ ऐसी होती है जिसको हम साइलेंट या एब्सेंट फिट्स कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे होते हैं एक बंदे से, वो बीच में 5 सेकंड्स के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उसको पता ही नहीं चल रहा होता है, ये भी फिट्स की एक किस्म है। तो टेस्टों का ठीक होना, हम अक्सर कहते हैं ना कि हम इसलिए नहीं है कि हम टेस्टों का इलाज करें, हमने मरीज़ का इलाज करना है। इसलिए कि बाज़ औक़ात एक मरीज़ आ जाता है, उसको बहुत तकलीफ होती है, टेस्ट बिल्कुल ठीक होता है, तो हमने तो ये नहीं करना कि उसको कहे कि यार आपके टेस्ट ठीक है आप चले जाएं। बाज़ औक़ात मरीज़ जो होता है वो ठीक ठाक होता है, लेकिन वो रूटीन वर्कअप कर लेता है, उसके टेस्टों में मसला आ जाते हैं, हमने कहा यार आपको मसला हो रहा है, आपने इलाज करना है, वो इवन कह रहे हैं यार मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, कहते हैं आप ठीक ठाक है लेकिन ये मसला चल रहा है, आगे जाके आपके लिए नुकसानदेह हो। सही। तो हम कहते हैं कि वी आर नॉट सपोज टू ट्रीट इन्वेस्टिगेशंस, वी आर सपोज टू ट्रीट पेशेंट्स। बिल्कुल सही है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, लेकिन आपने पेशेंट को ज़्यादा ट्रीट करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। नासिर, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद है। और अभी जब हम लोग ब्रेक पर थे तो हम यहाँ पे बारिश देख रहे थे कि मौसम कैसा है बाहर, एंड डेफिनेटली मौसम अच्छा है और मौसम कुछ ऐसा है जिसमें मजे मजे के खाने बनाएं और एंजॉय करें। पकौड़े ले आओ, पकौड़े ले आओ।
यहाँ से कौन लेकर आएगा? बाहर से भाई कोई ना कोई तो लाएगा पकौड़े, दिल कर रहा है। क्या प्रोड्यूसर सुन ले, ही इज वेरी काइंड। नहीं, वो वैसे भी नहीं सुनते, उनको बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन वो सुनते नहीं, नहीं नहीं, है, हमें उन्हें सुनाना पड़ता है कि सुन लो भाई हम ये कह रहे हैं। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो लोग बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके ज़बान पर ताले लगा दिए जाते हैं। वो अपना पैगाम किसी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ मामला ऐसे कर दिए जाते हैं कि उनका जो सोशली कनेक्शन है वो पूरी दुनिया से मुनक़ता हो जाता है। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं सुलगती वादी, मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय फौज के हाथों इंसानी हुकूक की पामालियां ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है उनका जो जारी है। रियासती जबर, रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरी, अरसा हयात उन पर यूं लगता है तंग कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसकी क़यादत वाली हुकूमत यानी मोदी सरकार की अगर हम बात करें, उसके कारकुन, समाजी कारकुन, सहाफ़ियों, तलबा, दानिशवर, जिसने रखा इख्तिलाफ राय उसको हरासा किया गया और इसी पॉलिसी पर मोदी सरकार गामजन है। एक तरफ हम क्या देखते हैं कि भारत की कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां जारी, और दूसरी जानब हम क्या देखते हैं कि जो आलमी बरादरी है, जो फॉरम्स हैं जिनकी तरफ हम निगाहें करके बैठे हैं, वो अभी खामोश बैठे हैं, खामोश तमाशाई बनकर बैठे हैं। और ऐसे में आई मस्ट से दैट कि इमरान खान साहब जब उन्होंने हुकूमत संभाली, उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के सफ़ीर बनेंगे, सिर्फ कहा नहीं बन के दिखाया, हर फोरम पर आवाज़ उठाई। और मोदी सरकार जो वहाँ पर करती है मकबूजा वादी में, उसको ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि पूरी कोशिश की कि जो आलमी इदारे हैं उनके ज़मीर को झंझोड़ा जाए, इस पर बात की जाए। पहले उस तरह से बात ना कमेटीज़ में हुई, ना उस तरह से बात आलमी फोरम्स पर हुई, लेकिन अब जब भी बात होती है, जब भी इमरान खान साहब बात करते हैं, वो फोरम कोई भी हो, वो टॉपिक कोई भी हो, उसमें बात कश्मीर की होती है और बावाज़ें बुलंद होती है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब साहिबा ने। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक-ठाक। हम ठीक हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जी रहे हैं, सुबह बैठे हैं, लेकिन हम भूले नहीं कि हमारे ही प्यारे भाई, हमारा शहरग है कश्मीर, वहाँ पर बसने वालों की ज़िंदगियाँ कैसी हैं। तो आज हम प्लीज़ चाहेंगे कि आप सबसे पहले ये बताएं व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव, क्योंकि ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स वॉच की तो बात हमने की, बट आलमी इदारों की तो तंजीमें हैं, उनकी तरफ से हमें खासा मवाद मिल जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह डायनामिक्स बदली जा रही हैं कश्मीर की, कि जिस तरह लैंड आप ले सकते हैं, वहाँ पर शादियाँ और बहुत से ऐसे मामलात हैं, तो जो वहाँ पर जुल्म की एक दास्तान रकम हो गई वो तो हो गई, जो अब मोदी सरकार कर रही है उस पर प्लीज़ मैं चाहूँगा रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत सुबह उन लोगों को याद किया कि जिन्हें अभी पूरी दुनिया नज़रअंदाज कर रही है। बिल्कुल। और बिलाशुबा जो कश्मीर की वादी है वो इंसानी हकूक़ की पामाली की बदतरीन सतह पे है, और पूरी दुनिया की इस सूरत हाल से चश्मपोशी इंतहाई हैरान कुन है। लेकिन जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि सिर्फ आप ही नहीं, हम कश्मीरी बहुत शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के कि उन्होंने ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर करार दिया, और जब भी उन्हें मौका मिलता है, अभी हाल ही जो OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ भी वो कश्मीरी, उनकी कश्मीर की बात करना नहीं भूले। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस हवाले से हमें मज़ीद तेज़ तरीन सफारतकारी की ज़रूरत है। हमारे जो मिशन हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, हमारे जो सफारत खाने हैं वहाँ पे जिस तरह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के हैं, वो बारहा इस बात का इरादा कर चुके हैं कि कश्मीर डेस्क कायम किए जाएंगे। तो उन डेस्क के क़याम की ज़रूरत अब जितनी है उससे पहले कभी भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर की सूरत हाल गुज़श्ता 2 सालों से, जब से इंडिया ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो चेंज किया, आर्टिकल 370-35A को रिवोक किया है, तो जिस तरह से दिन ब दिन डेमोग्राफिक वहाँ चेंजेस लाई जा रही हैं, जिस तरह से मुसलमान जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है, तो ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। 2016 में मेरी किताब आई थी सुलगते चनार, और वो रोज़नामा नवाए वक्त, डेली जम्मू कश्मीर और डेली जिना में मेरे जो आर्टिकल्स कश्मीर के हवाले से पब्लिश हुए थे खुसूसन उनका मजमुआ है। और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिन्हें ये एजाज़ हासिल है कि सैयद गिलानी साहब ने, आसिया इंद्राबी साहिबा ने, शबीर शाह साहब ने उस किताब के हवाले से राइटअप लिखे। अच्छा जी। और उस वक्त 2016 में जब हर चीज़ नॉर्मल थी, उस वक्त आसिया इंद्राबी साहिबा, शबीर शाह और गिलानी साहब तीनों ने अपनी जो उनकी तहरीरें थी उसमें ये बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि किस तरह इंडियन फोर्सेस जो हैं
وہ کشمیریوں کی لینڈز گریب کر رہی ہیں، اور اگر یہی سچویشن رہی تو آئندہ کے جو 10 سال ہوں گے اس میں انڈین فورسز خود کہیں گی کہ آئیے آپ اپنا حق خود ارادیت لیجیے۔ یہ لینڈ گریبنگ کی جو بات آپ نے کی 2016 میں اس طرح رپورٹ ہو رہی تھی؟ 2016 میں ان تینوں جو ہمارے حریت کے لیڈر ہیں ان تینوں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ تو جب سب چیزیں نارمل تھیں تب کی بات ہے، لیکن 2 سال سے جس قدر صفاقی سے انڈیا اپنا یہ جو ایجنڈا ہے ہندوتوا کا اس کو عملی جامہ پہنا رہا ہے، اور اب دیکھیں کہ پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا اصل چہرہ آ رہا ہے کہ وہ جو ایک نام نہاد اس نے سیکولر حکومت کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اس کے اندر ایک بھیانک چہرہ چھپا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ پوری دنیا سے انویسٹرز وہاں پہ بلا رہا ہے کہ آپ آئیے اور انویسٹمنٹ کیجیے، جبکہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ان کی روح سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے، وہاں پر آپ جا کے کچھ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں کا حق بنتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائے گا کہ 2 سال تو ہو گئے، اس سے پہلے بھی ہم نے عالمی اداروں کا رول اس طرح سے نہیں دیکھا کشمیر کے معاملے پر، ابھی بھی سچویشن جو کی تو ہے، کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے ہونے کے باوجود کشمیر جو ہے لوگوں کی پرائیورٹی پر نہیں ہے، اسپیشلی عالمی اداروں کی؟ تو انڈیویجولی میں ہمیں انفرادی حیثیت میں ایسی کون سے فورمز پر جا کر آواز بلند کرنا ہوگی کہ اس معاملے کو ایز سون ایز پاسبل سارٹ آؤٹ کیا جائے؟ دیکھیں اقوام متحدہ کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو ثالثی کا ادارہ ہے اس کے پلیٹ فارم سے کشمیر کے حوالے سے 18 سے زائد قراردادیں منظور ہیں جو اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، لیکن اس کے باوجود آج تک 74 سال گزر چکے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تمام عالمی طاقتیں، چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، یہ سب اس وقت بھی اور آج بھی اقوام متحدہ کا حصہ تھے جب یہ قراردادیں منظور ہوئی تھیں اور آج بھی ہیں۔ اور ہمیں جو ہم کشمیری ہیں ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں امریکہ میں ہوتی ہوں ڈالس ٹیکسس میں، تو ہمارے ہاں تو جانوروں کے لیے قوانین موجود ہیں کہ اگر ہم اپنی بلی کو یا کسی بھی پیٹ کو ٹائم پہ شارٹس نہیں لگواتے تو ہمیں فائن ہوتے۔ تو جو کشمیر کے انسان ہیں آخر ان کی حقوق کہاں گئے اور ان کا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ اپنی جو جینے کا حق آزادی سے وہ چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کشمیریوں کی 3 نسلیں تباہ کر دی، ہمارے کھیت کھلیان اجڑ گئے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارے جو بچے ہیں پیلٹ گنز کی زدوں میں آ کے ان کی بینائی اب جو آزادی کا خواب آنکھیں دیکھتی تھی اب وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہے، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ان کی عصمتیں لٹی۔ آپ سوچیں کہ آپ ماں ہوں گی، بہن ہوں گی، بیٹی ہوں گی، بیوی ہوں گی، آج کشمیر کی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ جب صبح ان کا باپ، بھائی، شوہر یا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ واپس آئے گا بھی نہیں۔ اتنی تشویشناک صورتحال ہے اور عالمی اداروں کی جو بے حسی ہے وہ شرمناک ہے، اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پاکستان کو ہی اپنا وکیل سمجھتے بھی ہیں، اور صرف وکیل ہی نہیں بلکہ فریق بھی سمجھتے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سفارتکاری کا عمل ہے اس کو وار فوٹنگ بیسس پہ کیا جائے، کیونکہ اتنا لمحہ جو بدلتی ہوئی سچویشن ہے، اب یہ سالوں کی، مہینوں کی بات نہیں ہے۔ جس طرح سے انڈیا پیش رفت کر رہا ہے کشمیر کے ڈیموگرافک چینجز کے لیے، تو دنوں بعد کشمیری جو ہیں وہ کشمیری نہیں بلکہ انڈیا کہے گا کہ اب ان کا حق خود ارادیت دیں، کیونکہ اس وقت تک جو ڈیموگرافک بدل چکی ہوگی، بالکل جو RSS کا ایجنڈا ہے، جو بی جے پی کا ایجنڈا ہے، اس پہ وہ اپنا اثر و رسوخ وہ کر کے کشمیر کی جو آبادی کا تناسب تبدیل کر چکے ہوں گے، اور آج آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کوئی بولنے والا وہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کشمیر کی ساری قیادت، چاہے وہ یاسین ملک ہوں، آسیہ اندرابی ہوں، شبیر شاہ ہوں، مسرت عالم ہوں، قاسم فختو ہوں، فہمیدہ صوفی ہوں، اور ایک لمبی فہرست ہے، وہ سب جیلوں میں، اور کشمیر کی جیلوں میں نہیں ہے بلکہ انڈیا کی دور دراز جیلوں میں، اور خصوصاً دہلی کی تہاڑ جیل میں، اور پھر ملنے نہیں دیا جاتا، کانٹیکٹ نہیں کروایا جاتا، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اب یاسین ملک صاحب کا اگر ہم ذکر کر لیں، مشال صاحبہ کا نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے نہ ان کو معلوم ہوتا ہے، اور ظاہر وہ ایک مثال ہمارے پاس ہے، تکلیف ان کی آنکھوں سے جھلکتی ہے، تکلیف آج آپ کی گفتگو سے بھی جھلک رہی ہے، آپ کی آنکھیں نم ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ اس وقت ہم کشمیر کی جب بات کر رہے ہیں تو یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ صرف ایک احساس کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم ایک ایسا بڑا معاملہ یہاں پر اٹھا رہے ہیں جس پر بات جتنی کی جائے کم ہے، جتنے شوز کیے جائیں کم ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، ادارے بات کرتے ہیں، لیکن جس کو اس پر عملی اقدامات اٹھانے چاہیے وہ اس پر بات نہیں کرتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں
اداروں کے یا فار دیٹ میٹر طاقتوں کے انڈیا کے ساتھ، اور وہ ویسٹرن انٹرسٹ انہیں روک دیتا ہے، ہنڈرنس ہے اس کے سامنے کہ وہ انڈیا کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لگام ڈالتے نہیں ہیں اس کو. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی منڈی ہے. اگر آپ اس کا اور پاکستان کا آبادی کا تناسب دیکھیں تو یقیناً پاکستان یا کشمیریوں کے مقابلے میں جو دنیا کا جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی نسبت زیادہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کشمیریوں کے لہو سے، کشمیریوں کے جو سروں کی آپ ہے بیج ڈال کے اس فصل میں اپنے فائدے کی فصل کاٹنا چاہتے ہیں تو یہ فیئر نہیں ہے. آپ نے اپنے ملکوں میں پیٹس کے لیے قوانین بنائے، اور کشمیر میں ہم آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ، ٹاڈا، پوٹا، ٹیررزم ایکٹ اور اتنے سارے کالے سیاہ قوانین ہیں جو دن بدن انڈیا اور بنائے جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کی ایک ایک جو سانس ہے اس کو تنگ کیا جائے. آج کشمیری اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے. انڈین فورسز آپ دیکھیں کہ 1.25 کروڑ کشمیریوں کے لیے 9.5 سے 10 لاکھ انڈین فورسز وہاں پہ تعینات ہے، تو ہر 9-10 کشمیری پہ ایک فوجی کھڑا ہوا ہے انڈیا کا. تو اور ان کے گھروں سے ان کو جب چاہیں بغیر وجہ بتائے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، اور کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا. تو دنیا کی جو یہ خاموشی ہے وہ میرے خیال میں انسانیت کے منہ پہ تماچا ہے، اور سب کو اس پہ یہ سوچنا چاہیے. اور ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں، اور پھر مزید ہم پاکستان کی حکومت سے اصرار کرتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو سفارتکاری کا عمل ہے اس کو مزید مؤثر بنایا جائے، کیونکہ ہم کشمیریوں کو اپنی نسل کی بقا کے لیے اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اب انڈیا جینوسائیڈ کر رہا ہے کشمیر میں. اب وہ نیکسٹ سٹیج ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا، وہ ایک کشمیریوں کی جو نسل ہے اس کو ختم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ سے صرف ایک چیز اور جاننی ہے غزالہ صاحبہ. آپ نے ریسنٹلی ایک یہ کتاب لکھی ہے، اس میں بھی کچھ تحریر ہیں، کچھ مضمون ہیں، کس طرح کا رائٹ اپ ہے اس کتاب کا؟ اچھا، یہ میری ریسنٹ کتاب ہے لامکان، جو میرا شعری مجموعہ ہے، پوئٹری آپ کو اس میں ملے گی. لیکن چونکہ میں کشمیری ہوں، بالکل کشمیر بھی ہوں، کشمیر کی بیٹی ہوں، فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن ہوں، تو باوجود اس کے کہ میں چاہتی ہوں کہ نازک احساسات، جذبات کا بھی کہیں اظہار ہو، لیکن اس کتاب میں بھی آپ کو میرے خیال میں بہت زیادہ کشمیر کے حوالے ملیں گے اور کشمیر سے متعلق شاعری ملے گی. اگر کچھ چند اشعار آپ کشمیر کے لوگوں کے لیے جو آپ نے تحریر کی ہیں اس میں سے اگر آپ کچھ آپ ہمیں سنا سکیں. کچھ اشعار میں آپ کی نظر کرتی ہوں. آگ میری شرار میرے ہیں، آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں. وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ سبھی جانثار میرے ہیں. جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں، جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں، وہ دل بے قرار میرے ہیں. جن میں قربانیوں کے ہیں مسکن، جن میں قربانیوں کے ہیں مسکن، وہ مکان وہ مزار میرے ہیں. جو شہادت کے خون سے مہکے، جو شہادت کے خون سے مہکے، وہ بدن مشکبار میرے ہیں. حق و باطل کی آخری حد پر، حق و باطل کی آخری حد پر، سرخ پھولوں کے ہار میرے ہیں. اے غزالہ یہ میرا ایمان ہے، سارے رنگے بہار میرے ہیں. آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں. بہت خوبصورت غزالہ صاحبہ. اینڈ وی جسٹ ہوپ کہ جس قسم کا یہ شعری مجموعہ ہے اور ہم بھی اسے پڑھتے ہیں، ہماری محبت کشمیریوں کے لیے زندہ ہے اور تا قیامت رہے گی. اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی تحریریں ہوں، آپ کے شعری مجموعے ہوں، ایک جذبہ حب الوطنی جہاں پر پیدا کرتے ہیں، وہیں پر ایک جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھی سامنے آتا ہے. بہت شکریہ آج اپنا وقت دینے کے لیے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ٹیون، صبح پاکستان. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی کیٹرڈ ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام، ایڈریس، ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی، پروف آف فنڈز
और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पकौड़े लेकर आना यार, मौसम अच्छा है। पकौड़े पता नहीं आते हैं या नहीं आते, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हम रुझान देख रहे हैं खाने पीने का, जैसे कि पकोड़े हैं तो वो आपको एक ढाबा कल्चर टाइप के एक रेस्टोरेंट पे या ढाबे पे या कैफे पे मिलेंगे। अगर आपने कुछ पास्ता शास्ता ट्राई करना है, कोई इटालियन फूड खाना है, तो हम अक्सर जाके देखते हैं कि आपको उस किस्म की जगह पे मिलता है। अगर आपने कोई ये दाल चना खानी है, दाल मखनी खानी है, इस किस्म की चीजें कुछ लारी अड्डा टाइप भूख लगवा रही है आपको भी और मुझे भी, इसलिए खिलाना बनाना कुछ नहीं है। खाने पीने को मिलती है। तो मतलब ये कि जिस किस्म का जायका, कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, अब तो इस किस्म के रेस्टोरेंट जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिए गए हैं, ताकि जो लोग वहां पर आके बैठे वो ना सिर्फ एंटरटेन हो सके बल्कि उनको आइडिया हो जाए, अच्छा तो यहाँ पर ये रेसिपीज हमें मिल सकती यानी हैं। कि ट्रक काट तो ट्रक खाने को मिलता है? नहीं, ट्रक तो खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पर ट्रक खड़े होंगे, अच्छा। वहां पर जो कि जिस तरह से चाय मिलती है, ट्रकों वाली चाय जिसे हम लोग कहते हैं, उस किस्म के खाने आपको खाने को मिल सकते हैं। ये मुझे आइडिया नहीं है, बट एनीवेज इसी तरह से एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। हैदर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थीम बेस्ड कैफेज, थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स, एक रेस्टोरेंट के माशाल्लाह आप मालिक हैं, उस पर आपने खासी मेहनत की, बड़ा खूबसूरत है वो। ये ख्याल कैसे आया और उसका रिस्पॉन्स कैसा आया? इसका ख्याल कुछ इस तरीके से आया कि हमारी जो मेरे भाई की हमारी ये सोच थी कि हम लोग पाकिस्तान में कुछ इस तरह की रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ इस तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं जो यूनिक हो और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली उनके लिए उसमें काफ़ी अट्रैक्शन हो। तो उस पर फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई थीम बेस्ड कैफ़े बनाते हैं। पहले हम लोगों ने कोई नान ढाबा की तरफ सोचा था, क्योंकि हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड में। फिर वो करते करते हमारी बातचीत कुछ इस तरीके से हुई कि वो स्टक टू थीम कैफ़े। फिर हम लोगों ने उसको थोड़ी सी स्टडी की, तो हम सारे पॉटर हेड्स हैं, सबको हैरी पॉटर अच्छा लगता है। तो उस पर फिर हम लोगों ने कहा कि क्यों ना इसको हॉगवर्ट्स की थीम पे बनाया जाए। तो फिर उसके बाद वहाँ से इस पर हम लोग वर्किंग करना स्टार्ट की हम लोगों ने, और 2016 में फिर हमने इसको स्टार्ट किया। तो हॉगवर्ड के बच्चे ऐसा क्या खाते हैं जो आपके रेस्टोरेंट में हम लोग खा सकते हैं? खाना तो जिस तरीके से बाकी सब रेस्टोरेंट्स में वैसे ही है, लेकिन जो हमारे नेम्स हैं वो थीम से रिलेटेड हैं। और उससे अलावा जो एक एक्टिविटी होती है बेसिकली, जब भी कस्टमर्स आते हैं तो एक तो जब वो अंदर आके एक उनको फील मिलती है कि इट्स नॉट अ टिपिकल रेस्टोरेंट, इट्स लाइक हॉगवर्ट्स। एंड देन उसके अलावा फिर वो हमारे पास वॉन्ड्स होती हैं, हमारे पास प्रॉप्स वगैरह होते हैं, वो सारे ट्राई करते हैं। ट्रॉली है, तो उस पर वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो खाना खाने आता है वो खाना तो खाता है, वो घंटा एक्स्ट्रा लगा के जाता है, घंटा 2 घंटे लगा के जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और एक फेस्टिविटी सी होती है, आपने अपना खाना ऑर्डर किया और अगर आपने देखा कि एक अच्छा सा इन्वायरमेंट है तो पिक्चर्स की तरफ यंगस्टर्स हमारे मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स के जो बच्चे होते हैं निकल जाते हैं। तो जब आप लोग ये फेस्टिविटी देख रहे होते हैं तो खुद कितना एंजॉय करते हैं? हमें बहुत खुशी होती है कि जब लोग आते हैं तो ऑर्डर से भी पहले पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में होती है। वैसे यूजुअली आते हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर वो जो 15-20 मिनट का टाइम होता है उसमें वो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना एंजॉय कर सकें वो करते हैं। फिर जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फिर क्योंकि फिर बड़ा थोड़ा सोई भी उसमें चला जाता है, क्योंकि अगर आपने अच्छा खाना खा लिया फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा खा लिए तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इधर इसमें ये भी बताइएगा, जो थीम पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, ये बिजनेस इनकम जनरेट करने के लिए कितना अट्रैक्टिव है? फॉर द फर्स्ट कमर्स जो पहली दफ़ा आते हैं उनके लिए तो अट्रैक्टिव होता है, बट द सेकंड टाइम व्हेन दे कम इट्स इम्पॉर्टेंट दैट जो हमारी फूड की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दूर से लोग कराची से लाहौर से वो तो एक दफ़ा आके वो कर लेते हैं, लेकिन जो नियर बाय में जो हाँ जी उनके लिए इम्पॉर्टेंट उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारी फूड की क्वालिटी अच्छी हो। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टिपिकल पाकिस्तानी से सवाल करें कहाँ से आ रहे हो, खाना खा के आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, क्या कर रहे हो, खाना खा रहा हूँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट
बड़ा खाना अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, तो थीम मेरी इज इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम द फूड क्वालिटी शुड बी गुड। लेकिन वो फिर जरा आपका सवाल जो है ना ये बड़ा अच्छा है, मैं कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपने जिस तरह कहा कि फर्स्ट आपने तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई इसमें आना चाह रहा है एज एन एंटरप्रेन्योर और वो चाह रहा है कि या फॉर दैट मैटर उसका रेस्टोरेंट है, उसका एक्सपीरियंस भी है, वो चाह रहा है एक नए लोकेशन पे एक नया रेस्टोरेंट बनाए और थीम बेस्ड रेस्टोरेंट बनाए, तो फॉर एग्जांपल एक सादा रेस्टोरेंट और एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट, बिजनेस का कितना डिफरेंस है? मैं सेम चीज़ कहूँगा, फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन होती है ठीक थीम है। बेस में, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि वो चले तो यू हैव टू वर्क ऑन द फूड। ठीक अगर आपका फूड अच्छा है तब वो चलेगा, उसके अलावा इट्स नॉट इजी। मतलब उसके क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाँ है। जी, क्योंकि इसमें वी आर द पायनियर्स ऑफ थीम कैफेज इन इस्लामाबाद एक्चुअली। तो उसके बाद फिर जितने भी लोग आते गए, लोग असल में ये भी है देख के एकदम स्टार्ट कर देते हैं, पर एट द सेम टाइम वो जो आपने एक हार्ड वर्क पुट करना होता है अपनी क्वालिटी में, सर्विस में, इन सब चीज़ों में, जब तक आप वो ना करें तब तक मुश्किल होता है उसको। अच्छा, अमूमन ये कहा जाता है कि खाने के बिजनेस में बड़ा वो है, मार्जिन बहुत ज्यादा है कमाने का, इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा अच्छा चल जाता है। मतलब हो जाता है, हाँ मतलब जी। आप वो कर। अच्छा, कुछ जगहों की स्मूदीज बड़ी मजे मजे की होती है, बिल्कुल। तो वो कितना एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी के लिए? जिसने खाना नहीं खाना होता वो स्मूदी पी के अपना पेट भर लेता है। क्या करते हो? उसमें- खाते हो? मैं तो प्रॉपर खाता हूँ लगता नहीं है तो क्या हुआ, खाता हूँ, कह रहा हूँ खाता तो खाता हूँ। मेरे ख्याल में हम लोग कुछ विजुअल प्ले कर रहे थे और ये चलाए भी दिखाते हैं हैं, जी। जरा दिखाइएगा किस तरह दिखता है ये हॉर्वर्ड कैफे, और जरा हैदर आप ही थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। ये हाँ जी, ये जो लेफ्ट साइड पे वॉल थी, यहाँ पे सारे प्रॉप्स टंगे हुए होते ठीक हैं। है। यहाँ से असल में उसमें 4 हाउसेज हैं Okay. हैरी पॉटर में, उनमें से फिर जो भी सेलेक्ट करता है अपना जिस जो- हाउस में जाके वो खाना जिस खाना हाउस में, चाहता हाँ, है। फिर वो उसको पहनता है, फिर वो वॉन्ड वगैरह लेके फिर उसके बाद जाके वो बैठते हैं और फिर जाके अपना शुएब, आप और मैं ये कब जो चल है रहे ये हैं? क्वार्टर आज ही? 9 और 3 जो है ये यहाँ Wow. पे इस Oh, तरीके से बच्चे nice. आते हैं, इस तरीके से आके और बच्चे इस बस तरह फिरते रहते हैं। कॉस्ट्यूम में जाते हैं, हाँ तो जी, ये इसी बताएं कि costume पे। क्या इसके सेपरेट कोई चार्जेस होते हैं या नहीं, अच्छा इंक्लूडेड इन द? nothing. ओके, आपको यू जस्ट पे फॉर द फूड, दैट्स अच्छा। इट। उसके अलावा और आप- फूड का जब आप कह रहे हैं तो वो नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसे ही रेट्स हैं या कि वो ज्यादा है? हाँ जी, नॉर्मल हाँ जी, हाँ जी, किस पे आपने कहा? पहले वाले सवाल पे कि नॉर्मल दूसरे पे पे? इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। उसके अलावा मैंने स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ की हुई, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के उनके ठीक लिए मैंने डिस्काउंट्स रखे हैं, ओके। 10%, 15%। देखिए उसके अलावा इंसान जो है ना हमारी कब्र तक सीखता है, बिल्कुल तो यानी हम स्टूडेंट हुए, मैं अपने जरिए आपकी बात कर रहा था, हम सब स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। चले, विश यू ऑल द बेस्ट जी। आपने you, बड़ा sir. अच्छा माशाल्लाह 2016 से आपने स्टार्ट किया, अल्लाह इसको और तरक्की दे। आमीन। Thank एक you, बड़ी अच्छी thank you. सोच के साथ आपने स्टार्ट किया, जिस तरह बच्चे जाते हैं खुशियां लेकर वहाँ से आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हैरी पॉटर किसको नहीं पसंद, ज़ाहिर है सबको पसंद है। तो हॉर्वर्ड के थीम पे जाते हैं, एंजॉय करके आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक में वहाँ नहीं जा रहे, पकौड़े आ रहे हैं, वाकई आ रहे हैं, ब्रेक ले मैं पकौड़े लेकर आता हूँ। लाओ लाओ Okay, stay लाओ, tuned सुबह लाओ पाकिस्तान। पकौड़े लाओ। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की, या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों तक। खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया। हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सेलिब्रिटी लाउंज में खुशामदीद कहते हैं। आज मेहमान शख्सियत जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर हैं वो, यानी 2012 से 2018 तक सेनेटर रहीं और उससे पहले तालीम के शोबे से वाबस्ता रहीं। इससे पहले कि उनकी तरफ जाएं, फारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर वापस इस लाउंज में जल्दी से आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है और ये दरख्वास्त जो है वो एंड सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया के फैसले की रोशनी में दायर की गई है। यानी कि जो फैसला हनीफ अब्बासी केस के अंदर 2017 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसमें ये बड़ी वाज़ेह हिदायत दी गई थी कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फेयरली जस्टली पिछले 5 साल यानी 2017 में जब ये फैसला आया तो उन्होंने ये लिखा कि पिछले 5 साल बैंक अकाउंट्स की जो उनके गोशवारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातें अपने गोशवारे जमा करवाती हैं, उन गोशवारों की जांच पड़ताल जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। और इसी रोशनी में हमने तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं बतौर सियासी जमात के, जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कानून के मुताबिक, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 हो, चाहे इलेक्शन एक्ट 2017 हो, कि हर सियासी जमात ने अपने गोशवारे, अपनी एसेट लाइबिलिटीज़ की स्टेटमेंट, अपनी आमदन अखराजात और उनके ज़रायों की जो स्टेटमेंट है वो सर्टिफाई करके इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी है। हमने वो सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स ली, उसके ऊपर तफसीली काम किया और जो सियासी जमातें हैं उनकी अकाउंट्स के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको हाईलाइट करके एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। इस दरख्वास्त को 2020 में ये दरख्वास्त दायर की गई है। अभी तक इसके ऊपर जो है वो समाअत पर समाअत होती जा रही है और बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने, बल्कि मुझे आज पता चला कि आज नून लीग ने भी 7-11 की जो है वो पटिशन जमा करवा दी है। यानी वो भी राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके मज़ीद जो अगले 5 साल हैं उनके अकाउंट्स की जो है वो जांच पड़ताल ना हो। इसके अलावा भी 2-3 और सियासी जमातों ने वो पटिशन दायर अख्तियार की हुई है जो ये चाहते हैं कि उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल ही ना हो। यानी पाकिस्तान के अंदर पहली बार अगर सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होने शुरू हुई है, जो कि खुशाइंद अमर है, ताकि पार्टीज़ के पॉलिटिकल अकाउंट्स का भी जो है वो मालूम पड़ सके कि वो अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किन ज़रायों से पैसे आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि माजी में भी उनकी मिसालें आती रही हैं, इल्ज़ामात भी आते रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग जो है वो लेते रहे हैं। और इस हवाले से हाफिज़ हुसैन अहमद जो है उन्होंने तो JUI की फजल रहमान के ऊपर बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम लगाया कि पेशावर के अंदर उनका जो सेक्रेटेरिएट है वो लीबिया के फंड से बनाया गया। बेनज़ीर शहीद ने अपनी किताब में लिखा था कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके नवाज शरीफ ने उनकी हुकूमत को गिराई। तो अब ये तमाम चीज़ें ओपन होनी चाहिए। PTI ने भी अपना हिसाब दिया, हम मज़ीद भी और अगले सालों की भी हिसाब देने को जो है वो तैयार हैं, उस हवाले से जांच पड़ताल करवाने को तैयार हैं। मेरा इलेक्शन कमीशन से ये आज बड़ी इस्तदा है कि आप जो तमाम बाकी सियासी जमातों का जो केस लगा हुआ है उस केस में स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए और जो सियासी जमातें जितनी भी हैं, कोई भी सियासी जमात है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, इंतखाबात लड़ती है, इलेक्शन सिंबल जो हासिल करती है, उसके ऊपर ये कानून जो है वो लागू होता है। और मेरी इलेक्शन कमीशन से ये सदा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आप ख़त लिखें और इन तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स को मंगवाएं और मंगवा कर जो है उनकी जांच पड़ताल भी करें, उसके हक़ाइक़ भी सामने आने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ ये वैसे भी कानूनी तौर के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार भी है, उनकी ये ज़िम्मेदारी भी है। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया है,
सुप्रीम कोर्ट है उसका 2017 का, जिस तरह मैंने पहले हवाला दिया कि फैसला भी मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों की बशमूल PTI, बशमूल PMLN, पीपल्स पार्टी और जितनी जमातें हैं उन तमाम सियासी जमातों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल करें, ताकि मालूम पड़े कि कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग है, कोई फॉरेन फंडिंग है, क्या तफसीलात हैं, जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात रखते हैं उनके हक़ाइक़ क्या है, सच्चाई क्या है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स हैं उन बैंक अकाउंट्स में जो है वो शफाफियत आ सके। तो मैं ये फिर अपना मुतालबा दोहराना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से ख़त लिखे, जिससे तमाम सियासी जमातों के जो है वो बैंक अकाउंट्स को मंगवाया जाए। जिन अकाउंट्स को हमने ऑडिट किया है वो डेटा पब्लिक डेटा है और वो डेटा हमने इलेक्शन कमीशन से ही दरख्वास्त देकर जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो है वो हासिल किया है और उसी की बुनियाद के ऊपर वो हमने पिटीशन का हिस्सा भी बनाया है। जो डिस्क्रिपेंसीज उसमें सामने आई हैं उसको भी आप लेके चलें। इसके अलावा आपके इल्म में है कि PTI की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके ऊपर समाअत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उसमें जो इजराइल और भारत की फंडिंग के इल्ज़ामात लगाते थे वो किसी जगह सामने नहीं आए। अब कल इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि ये सेम आइडेंटिकल नेचर के जो है वो केसेस हैं, यहाँ स्क्रूटनी कमेटी जो है वो डिसफंक्शनल हो गई है। तो ये मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि वो फौरी तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करे, ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो 2013, 2014, 2015 के अकाउंट्स की जांच पड़ताल है वो जांच पड़ताल भी जो है वो मुकम्मल हो सके। जो एक मेंबर रिटायर हुए हैं उनकी जगह नए मेंबर को शामिल किया जाए, ताकि स्क्रूटनी कमेटी अपना काम मुकम्मल करे। और ये जो PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग की स्क्रूटनी चल रही है उनके अलावा ये एक दरख्वास्त है जिसका मैं हवाला आपके सामने रख रहा हूँ, और ये सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला था 2017 का उसकी रोशनी में है, ताकि पता चले कि बड़ी बड़ी बड़कें जो हैं वो बिलावल भी यहाँ आके मारते थे, मरियम भी यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बड़कें मारते थे, फजल रहमान बड़ी फंडिंग की बात करते थे और जमातों के लीडरान बड़ी फंडिंग की बात करते हैं। तो अब आएँ, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, यहाँ आकर आप भी हाजिर हो, इलेक्शन कमीशन को आकर आप भी जवाब दें हो। आपको क्यों पॉइंट आउट करनी पड़ी? ये तो जब इलेक्शन कमीशन में थी, क्या उनका ये काम नहीं था कि वो खुद जांच पड़ताल करें? बार बार सियासी देखें, मैं ये समझता हूँ कि अब जहाँ जिस तरफ मामला जो है वो चल पड़ा है ये ऑलरेडी कानून का हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि अब ज़ाहिरी बात है ये चीज़ हाईलाइट भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर फैसला मौजूद है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है अब उनको भी इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि हर साल जब पार्टीज़ के अकाउंट्स जमा होते हैं उन अकाउंट्स की कानून के मुताबिक जांच पड़ताल करके फिर जो है वो उनको एक्सेप्ट किया जाए। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो फौरी तौर के ऊपर उसी वक्त जो है वो सामने आ जाए, ताकि अगर कोई सियासी जमात जिसकी फंडिंग में कोई मामला है वो वहीं उसको रिकनसाइल करवाए। रिकनसाइल नहीं करवाते, अगर कोई खिलाफ कानून है तो उसके खिलाफ जो है वो काम हो। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़रूर सोचेगा, और इसके ऊपर लाजमी नहीं है कि दरख्वास्त गुजार को आकर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर फाइल करनी पड़े। इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को अपनी इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस हवाले से ये उनके दायरा इख्तियार के अंदर। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, वापस आते हैं अपने सेलिब्रिटी लाउंज में। सहर कामरान साहिबा सेनेटर 2012 से 2018 तक तालीम के शोबे से वाबस्ता रही हैं। खासी उनकी वीडियोज़ हैं किसी और मामले पर वायरल होती आई हैं, तो उस पर भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम से पहले किए हैं। आई रिमेंबर दैट। वेरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। और अभी जब यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि वो सिंध गई हुई थी और फसलों में भी गई हैं, तो मैंने कहा ज़रा हम उनसे पूछेंगे आज के फसलों में यानी खेतों में जाने का एक्सपीरियंस कैसा था। तो काफ़ी और फोरम्स है जहाँ पे वो माशाल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं विद थिंक टैंक्स। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, और आज बहुत खूबसूरत मौसम है। आई थिंक हम सब लोग जो है बड़े अच्छे मूड में हैं। अभी रिसेंटली आप चूंकि सिंध आपने बताया आप गई हुई थी और आपने जरा अपनी फसलें भी जाके देखी, सिंध का मौसम और इस्लामाबाद के मौसम में कितना फर्क नजर आया फिर आपको? अच्छा, आज तो जो है वो सिंजोरो में जो हम एग्रीकल्चर लैंड है हमारी, वहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो सुबह सुबह जो मुझे वीडियोज आई तो वो खूबसूरत थी, लेकिन जब ऐसी बारिश होती है कुछ होता है
تو جو فارمرز ہوتے ہیں نا ان کا دل تھوڑا تھوڑا دہلنے لگتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسٹریس نہ آئے, اور اسپیشلی ایسے وقت میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں فرٹیلائزر کا بھی کرائسس ہے اور جو ہے بہت ہی لائک سینسٹیو ایشو ہے ایسے. لیکن آپ خود گئیں سانگڑ کے قریب جو علاقے کا ذکر بھی کر رہی ہیں آپ, تو وہاں پہ جا کے صرف وزٹ کیا یا نیچرلی آپ نے کچھ کیا؟ نہیں, آئی ہیو ٹیکن دا رسپانسبلٹی. اچھا, پھر کیا کیا تھوڑا سا بتائیں. بات یہ آئی اسٹارٹیڈ ود سوئنگ کاٹن پچھلے اسی سال کے شروع میں, اینڈ دیٹ واز اے گڈ ریوارڈنگ ایکسپیرینس. پھر دین وی ہیو سم لینڈز ان جاتی جہاں پہ رائس کی سوئنگ کی, اٹ واز آلسو ویری ریوارڈنگ. خود جا کے مونجی لگائی؟ نہیں لگوائی. میں نے کہا ہوتا ہے خود جا کے بھی لگا. کبھی یہ بھی ایکسپیرینسز آپ نے کیے خود سے؟ جی, کبھی یہ والے ایکسپیرینسز کیے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی چیک تو کیا ہے, گئی ہوں فیلڈ میں, اور ابھی گئی تھی لائک سنجورو میں ویٹ سوئنگ ہو رہی ہے, مسٹرڈ سوئنگ ہے, تو یہ کہ وہ ڈیفینیٹلی جانا فیلڈ میں دیکھنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا کیا ایشوز ہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے امپروومنٹ ہو سکتی ہے, کیسے بہتر کراپ ہو سکتی ہے. پھر میں نے کافی لرننگ جرنلس پہ, آئی وینٹ ٹو ٹنڈوجام ایگریکلچر یونیورسٹی, پھر نیوکلیر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر, وہاں گئی, کوشش کی کہ ان سب سے کچھ سیکھوں, کچھ ماڈرن ٹیکنیکس بھی پھر بھی وہ بھی آپ نے کچھ نہ کچھ دیکھی ہوگی. پروگریسو فارمنگ کی طرف. وہ خواتین جہاں پہ بھی ہو دین وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈلی اپنی رسپانسبلٹیز کرتی ہیں, تو اٹس آلسو ویری گڈ ایکسپیرینس اور بڑا اچھا لگتا ہے. بلکہ ابھی جب میں گئی تو لائک سمبڈی واز ٹیلنگ می کہ یہ جو ایگریکلچر ہے نا, یہ بڑا ایک ریوارڈنگ اور بلیسڈ جو ہے وہ پروفیشن ہے, کیونکہ آپ کی جو لینڈز ہیں اس میں ایک یہ کہ آپ کی جو اپنا ایک ہوتا ہے کہ واٹ یو آر گیٹنگ فرام یور لینڈ, آپ کو کیا مل رہا ہے پروڈیوس, اس کے ساتھ ساتھ جو ہاری وہاں پہ کام کرتے ہیں. اینڈ ایون انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب جو برڈز آتی ہیں, جو اینیملز ہیں وہاں پہ, سب کی فیڈ وہاں سے آ رہی ہے. سو اٹس اے ویری بلیسڈ پروفیشن. تو بڑا اچھا لگا مجھے. آپ کے گھر بھی جو گندم اور کنک آتی ہے وہ وہیں سے آتی ہے؟ اچھا, گھر پر تو جیسے کراچی میں گھر ہے تو ڈیفینیٹلی گھر پہ تو آتی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن میں تو اسلام آباد میں بیٹھی ہوں تو نہیں آتی. اور میرا تو پہلا سال ہے, تو ایگزیکٹلی اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کوشش کریں گے کہ آ جائے, اچھی ہو جائے. اس کے علاوہ ویسے کیا مصروفیات ہیں؟ یہ تو فارمنگ کی بات ہم نے کہ جب جاتی ہیں آپ وہاں پہ, لیکن اسلام آباد میں رہتے ہوئے جس طرح ہم نے کہا بہت سے تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی ماشاء اللہ آپ کی خدمات ہیں, تھوڑا سا شیئر بھی کیجیے گا کہ کس کس کے ساتھ آپ کی کیا خدمات ہیں؟ اچھا, میں جو تھنک ٹینکس کے ساتھ تو میں ایسوسیٹیڈ ہوں کافی عرصے سے. لائک جب میں یہاں پہ نہیں تھی پاکستان میں 2007-8 سے بھی آئی جوائن مینی انٹرنیشنل تھنک ٹینکس جن کی میں ممبر تھی. یہاں پر آئی 2012 میں میں نے آئی واز اے فاؤنڈنگ ممبر آف سینٹر فار پاکستان گلف اسٹڈیز, اور ہم نے بہت کام کیا لائک کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ ہمارا پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ سلام. اس کے بعد جو ہے وہ نیوکلیئر نان پالیفریشن پہ, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن واز ون آف دا بڑی لائک فوکسڈ سبجیکٹ آف آرس. تو اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو فارن آفس کا تھنک ٹینک ہے انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز, اس کے بھی میں ایڈوائزری بورڈ پر ہوں فار مڈل ایسٹ اینڈ فار مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ. تو یہ کہ جو کافی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, پارٹیسپیشن رہتی ہے کانفرنسز کے اوپر, کچھ لکھاتی رہتی ہوں, میرے اوپینین پیسز پبلش ہوتے ہیں. پھر ٹائم اتنا کیسے مینیج کرتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے سب کچھ لکھتے لکھاتے پڑھتے پڑھاتے یا سوچتے ہی گزر جاتا ہوگا. اچھا, بس یہ کہ بیلنس تو کرنا پڑتا ہے, دیٹس این آرٹ. کیونکہ میں سوتی ہوں 4 گھنٹے اور دین دا ریسٹ آف دا ٹائم از ہمیشہ سے, اٹس ناٹ لائک کہ کوئی چیز ابھی اڈاپٹ کی ہو. آئی تھنک وہ آپ کا براٹ اپ ہوتا ہے نا, کہ کس طریقے سے آپ ریزڈ اپ ہوتے ہو, کس طریقے سے آپ کا لائف اسٹائل ہوتا ہے. تو یہ شاید وہ جو نا جو گھر میں بڑا ہوتا ہے نا وہ بہت رسپانسبلٹیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. سو آئی واز دا ایلڈسٹ, تو یہ کہ وہ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ بچپن سے کہ تم بڑی ہو, تو لائک ایگزیکٹلی ود آل دوز رسپانسبلٹیز, تو یہ بن گئی, عادت بن گئی. لیکن 4 گھنٹے نیند پوری ہو جاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کسی اور میٹنگ میں آنکھ لگ گئی؟ نہیں, بہت اچھی ساؤنڈ سلیپ 4 hours از انف. اچھا, ٹھیک ہے. مجھے دن میں سونے کی عادت نہیں ہے, کبھی دن میں سونے کو ملا ہی نہیں, تو اور اب بالکل عادت نہیں ہے. عادت بھی نہیں, کیونکہ اب خود بھی سینٹ میں خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ والی ٹیبل پہ سینیٹر یا کوئی خاتون ہے یا مرد ہے سو رہے ہیں اور آپ دیکھ کے مسکرا دی ہوں؟ اچھا, نہیں, میں نے سینٹ ہوئی تھی وہ سوتے تو نہیں دیکھا, لیکن کانفرنسز وغیرہ میں دیکھا ہے آپ سے بعض دفعہ کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں سیریسلی. اچھا, ہاں یہ ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا جیسے جو بہت ٹریول کرتے ہیں, جو بہت زیادہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں تو فلائٹ کے دوران بھی نہیں سو سکتی, کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ویری کانشیس کہ جو نا آپ جو ہے وہ باقی لوگ پیسنجرز آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا عادت نہیں ہونا دن میں سونے کی, اور اگر رات کو, اور میں پریفر کرتی تھی کہ رات کو ٹریول کروں, تو مجھے میرا ٹائم اسکیجول ایسے ہوتا تھا کہ مجھے اپنا جو 4 hours ہیں وہ مل جاتے تھے. تو یہ کہ ادروائز
हाँ मैंने देखा है, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत देखा है लोगों को सोते हुए। कभी किसी को आपने हिला के उठाया भी या कोई कागज मार के जगाया? कोशिश की है, बताऊंगी नहीं। बताएंगी नहीं? बताऊंगी। पॉलिटिशियन ही थे? बिल्कुल पॉलिटिशियन थे। अच्छा ये बताएं, पॉलिटिक्स को छोड़ दिया है क्या? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। देखिए मैंने मेरा जो पॉलिटिक्स इज समथिंग, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी टुवर्ड्स द पीपल, ठीक है। तो मैंने तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी कमिटमेंट के साथ जब स्टूडेंट लाइफ में थी, तो वो इस्तेसाली निज़ाम तालीम के खिलाफ, और जो है हमारे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, तो विद दोस लाइक यू नो कमिटमेंट, तो वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हुई। और उसके जब आपकी आइडियोलॉजिकल बेस्ड होती है ना, तो उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होती। एंड आई ज्वाइंड PSF एट अ वेरी अर्ली एज, और बड़ा खूबसूरत वक्त हुआ बीबी साहिबा के साथ, ठीक है। तो वो एक ऐसी लाइक यू नो देयर सो मच टू चेरिश, तो वो अब आपके अंदर रच बस गई है। हमेशा एक कमिटमेंट का एहसास रहता है, हमेशा ये एहसास रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमेशा ये एहसास रहता है कि वन हैज़ टू बी रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये कि उसके अंदर कोई रिटायरमेंट नहीं है, वो तो चल रही है। आई एम ऑल्सो हेडिंग द सोशल मीडिया रिसर्च कम्युनिकेशन सेल ऑफ माई पार्टी, और कोशिश ये की है कि उसके अंदर जो है एक जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो चीज़ें मिस हो गई है कि अखलाकी तौर पे, तो ट्राइंग टू फॉलो द वैल्यूज, और कि उसके अंदर जो है एक टॉलरेंस लेवल हो, तनकीद हो तो अच्छे अल्फाज में हो। तो कोशिश कर रही हूँ कि जना टू सेट अप अ गुड एग्जाम्पल। अच्छा सर साहब, मैंने अक्सर आपको देखा है, ये हाँ मेरी और आपकी कोई तीसरी मुलाकात है यहाँ पर, मैंने हमेशा आपको गाउन में देखा है और उसके ऊपर इस तरह की कोई ना कोई कलरफुल चादर या दुपट्टा। अमूमन ऐसा ही होता है कि इसी तरह से खुद को कैरी करती हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने ज़िंदगी के जो ना 18-20 साल सऊदी अरेबिया में गुजारे। तो जब मैं गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पहले दिन मैं गई हूँ एंड शादी के बाद लाइक, तो माय हस्बैंड ब्रॉट एन अबाया एट द एयरपोर्ट, तो मैंने कहा मैं वापस जा रही हूँ, अबाया पहनने वाली नहीं हूँ। बट देन आफ्टर लिविंग देयर, तो फिर ये हुआ कि एक नॉर्म्स को फॉलो करते करते आपको आदत हो जाती है। फिर मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ वाबस्ता रही, तो फिर उसमें ये होता है कि आपके इतने ज़्यादा लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे होते हैं, एक आपका एक शख्सियत बन जाती है। तो पॉलिटिक्स में आने के बाद मैं ये नहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि मैं वहाँ पर तो बाया पहन रही हूँ और यहाँ नहीं पहन रही, और मुझे अब वो आदत हो गई है। एंड देन हाँ, पहले मैं सर कवर नहीं करती थी, लेकिन जब बीबी साहिबा ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी उम्रा किया 18 जून 2007 को, जब उम्रा करने हमने उम्रा किया, उसके बाद मैं अपने घर आ गई, वो कॉन्फ्रेंस पैलेस चली गई। सुबह जब मैं उनको सी ऑफ करने के लिए गई, तो बस मैं जस्ट एक ऑफिस में अटेंडेंस लगा के आई थी कि मैं उनको सी ऑफ कर दूं। तो वो उन्होंने देखा मेरे बाल बाल खुले हुए हैं, वो एक तस्वीर मेरे डीपी पे भी लगी हुई। तो बीबी साहिबा ने मुझे क्वेश्चन किया कि जो है ना तुम कवर क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने कहा कि हम तो लेडीज़ एरिया में हैं, और कोई ये तो हम वैसे भी जद्दा में, वे नॉट इन मक्का मदीना। तो उनकी एक बड़ी खूबसूरत एडवाइस थी, उन्होंने कहा कि फॉलो द नॉर्म्स, आप जहाँ पर हो वहाँ की नॉर्म्स को फॉलो करो। तो मैंने उसके बाद कवर करना शुरू किया, उसके बाद इधर आ गई। अब तो सऊदी अरेबिया भी काफ़ी बदल गया है, लेकिन वो फिर आदत हो गई। तो मैं समझती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है दिस इज सहर। विदाउट दिस यू फील योरसेल्फ इनकम्प्लीट। हाँ मुझे लगता है अच्छा। एक तो मुझे भी जब मैं आई तो पाकिस्तान वापस पॉलिटिक्स में, तो मैं जाती भी रहती थी, मेरे हस्बैंड अभी भी सऊदी अरेबिया में, तो आई नेवर वांटेड कि मेरी शख्सियत में कोई तजाद हो कि यहाँ पे मैं कवर नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ। तो जब मैंने किया तो फिर बस जस्ट दिस इज माय स्टाइल नाउ, दिस इज मी। अच्छा सर साहब, चूँकि गल्फ की बात भी हो रही है, और वहाँ की एक वीडियो जो कि वायरल खासी बाद में हुई थी, जिस पर बड़ा बीम्स बनी थी, बड़ा आपने भी इंजॉय किया था, ग्रेट। वो अभी तक ऐसा होता है कि अच्छा मैं कभी किसी को कहना नहीं चाहती कि अपनी कुव्वत समात को टेस्ट करें क्योंकि अच्छा वो भी मैं बताऊं कि वो बड़ा एक खूबसूरत इवेंट था, क्योंकि जब मैं क्योंकि एक पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन था जिसको हेड कर रही थी, ऑल्दो वी वर एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो वो ये कि कुछ यहाँ पर ऐसे एक इंसिडेंट हो गया था, सऊदी डिप्लोमेट की असैसिनेशन हो गई थी कराची में, तो पूरी कम्युनिटी बड़ी डिमोरलाइज थी। तो जो है वो हमने ऐसी कैंपेन स्टार्ट की कि वी आर अ नेशन दैट स्टैंड टॉल। इट वाज इंटरनल स्कूल कैंपेन। अच्छा बच्चों के साथ घुल मिल के यू नो यू हैव, अब बच्चों के साथ होते हैं तो उनके लेवल पे जाना पड़ता है। जैसे आपने कभी देखा है, कभी जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से बात करते हैं तो वो कभी बोलते हैं बड़ा तला के भी बात करते हैं, तो इसका मकसद नहीं है, वही होता है कि जस्ट टू इंटरेक्ट विद देम। तो वो एक ऐसा था कि हमने अच्छा पहले कि हाँ सब लोग पाकिस्तान का बैज लगा के आएंगे, फिर उसके बाद जो है अब वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करो, फिर आखिर में अच्छा अपने प्लेजेस बताओ। ये हमारी जो है ना वो मॉर्निंग की असेंबली के बाद 20-30 मिनट्स का,
تو وہ جو ایک ویڈیو ہے وہ انٹرنل ویڈیو تھی جو بہت سارے دنوں کی تھی کہ کوئی جو ہے وہ کنڈر گارٹن کے بچے ہیں کیونکہ 5000 اسٹوڈنٹس تھے اسکول میں, تو وہ یہ کہ ان کے ساتھ وہ ڈفرینٹ انٹریکشن انہی کے مطابق, تو وہ ان کو انکریج کرنے کے لیے اب وہ جب وہ کہہ رہے تھے تو میں کہی تھی گریٹ. اچھا کبھی نہیں سوچا تھا کہ 10 سال کے بعد 10 سال بعد وائرل ہوئی تھی 10 سال کے بعد وہ میمز بن جائیں گے اور وہ اتنے پاپولر ہو جائیں گے. اچھا شروع میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ویڈیو کس نے وائرل کی تھی؟ اچھا وہ مجھے بالکل اندازہ ہوا کہ کیوں ہوئی تھی. ایکچولی جس نے بھی کی اس کو اس کا بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا تھا. اس میں یہ تھا کہ کسی بچے نے کہہ دیا تھا کہ آئی ول بیکم پائلٹ اینڈ آئی ول ڈسٹرائے انڈیا, اور ایک کسی نے کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں اسی طرح کہ آئی ول سیکریفائس مائی لائف فار پاکستان. کیونکہ دیکھیں نا جب آپ ایک سراؤنڈنگ میں ہوتے ہو, ملک سے باہر ہوتے ہو, ٹھیک ہے, اینڈ یو کم فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, اس میں کوئی جو ہے کوئی بچہ جو ہے کسی آرمی آفیسر کا بھی ہو سکتا ہے, کسی ڈاکٹر کا بھی ہو سکتا ہے, کسی لیبر کا بھی ہو سکتا ہے, تو یو ہیو اے کمیونٹی ہو ایور کین افورڈ دیٹ ایجوکیشن, وہ ادھر وہاں پر ہے, تو دے کم ود دیئر اون بیک گراؤنڈ. تو اس میں جو ہے وہ بچوں کے اپنے اظہار تھے, کسی جس نے کیا تھا اس نے نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ کیا تھا, لیکن وہ اس میں اتنی پازیٹیوٹی تھی بیکاز دیٹ واز اے ویری پیٹریوٹک کیمپین, ٹھیک ہے. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گریٹ بولے یا گریپ بولے, بٹ یو انجوائڈ. بس شروع میں مجھے تھوڑا سا when initially it started تو میں ڈسٹرب ہوئی, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. then exactly especially I was very concerned about the students کہ وہ ان کو نیگیٹو کوئی ان کو نہ وہ کرے, bullying نہیں ہو. لیکن پھر we all showed the courage, اور میں نے دیکھا کچھ اسٹوڈنٹس نے آگے بڑھ کے بتایا this is me today. ایگزیکٹلی اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہماری میم تھیں, اور اسٹوڈنٹس نے خود سے ٹویٹر پہ جا کے لکھنا شروع کر دیا. تو وہ بہت اچھا مجھے آئی بلیو کہ جس میں کوئی چیز نیگیٹو نہ ہو نا, تو یہ کہ اب ظاہری بات ہے کہ بچوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو بچوں کے ہی لہجے میں انہی کے ساتھ, دیٹ واز ناٹ سم تھنگ کہ ایک انسٹرکشن ایریا نہیں تھا, دیٹ واز این انٹریکشن ایریا, ٹھیک ہے. تو ہم بچوں کو انسٹرکشن دینا ہے یا ان کو کوئی ایڈوائز کرنا ہے یا ان کی کوئی کاؤنسلنگ کرنی ہے, تو دیٹ از ان دا کلاس روم اور ایٹ دا پلیس ویئر وی آر انٹر. مگر یہ ایک جگہ تھی جہاں پہ ان کو انڈرمائن نہیں کرنا تھا, ان کی تھاٹس کو انکریج کرنا تھا. اچھا یہ بتائیے, موسم آج خاصا چینج ہے, بارش ہو رہی ہے باہر, کس طرح سے انجوائے کرتی ہے عموماً اس قسم کے موسم کو؟ اچھا مجھے جو ہے اگر موقع ملے تو میں بہت اچھے کوئی غزلیں یا کوئی سانگ, مجھے لگا تھا میں بہت اچھے پکوڑے بناتی ہوں. اچھا آئی لو کوکنگ, پکوڑے از آلسو پکوڑے چل رہے ہیں. پکوڑے ایکچولی بنانے خود ہی پڑیں گے. نہیں زریاب از اے ویری گڈ شیف, تو یہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. اچھا چلے پھر تو صحیح. آج زریاب آپ کو مجھے ہم سب کو پکوڑے کھلائیں گے. ٹھیک ہے چلے, آئی ایم لوکنگ فارورڈ. چلیں جی, ہم یہاں سے آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں. پکوڑے کھانے ذرا بہت سا خیال رکھیے, پکوڑے کھائیے. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. پکوڑے بنائیے.